हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना मॉड्यूलस फंक्शन का तीसरा लेक्चर। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में लास्ट में हमने एक स्पेशल तरीके का ग्राफ देखा था। ठीक है, जो थोड़ा यूनिक था। जो हमने पढ़ा था y इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ होता है जैसा होता है, लेकिन ये उससे थोड़ा डिफरेंट था। आज भी हम एक और क्वेश्चन ऐसे देखने वाले हैं जो डिफरेंट है दिखने में। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिएगा y इक्वल्स टू मॉड x माइनस फोर प्लस प्लस नहीं -2 मॉड x प्लस मॉड x प्लस फोर। ठीक है, तो क्वेश्चन में जब भी माइनस होगा तब हमें सोच समझ कर ग्राफ को ड्रॉ करना होता है। अगर सब में प्लस है तो हम आराम से ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं बिना चिंता किए, लेकिन जब भी माइनस आ जाएगा तब हमें थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है। चलिए देखते हैं कि अब हम क्या करेंगे। तो पहला मेथड सबसे सिंपल, मॉड के अंदर के वैल्यूज़ को ज़ीरो करते हैं हम। ठीक है, तो मॉड के अंदर के वैल्यूज़ को ज़ीरो करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू 4 आ जाएगा। इसको ज़ीरो करेंगे तो x का वैल्यू 0 आ जाएगा। इसके बाद x प्लस 4 को ज़ीरो करेंगे तो x का वैल्यू -4 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, इसके बाद वाला स्टेप क्या है। इसके बाद वाला स्टेप है कि x का वैल्यू 4 पूरे इक्वेशन में मॉड के अंदर पुट करो। तो क्या वैल्यू आएगा y का वो नोट डाउन करते हैं। x का वैल्यू 4 पुट करो तो y इक्वल्स टू मॉड 4 माइनस 4, ये तो ज़ीरो कट हो जाएगा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। -2 मॉड के अंदर 4 प्लस मॉड के अंदर 4 प्लस 4, तो -2 इंटू 4, मॉड हट जाएगा तो साइन चेंज नहीं होगा बिकॉज मॉड के अंदर पॉजिटिव है। प्लस 4 प्लस 4 8 का मॉड मतलब 8 ही हो जाएगा। -8 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू 4 होने से y का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो लिख लीजिएगा कि y का वैल्यू 0 आ रहा है। फिर अभी y का वैल्यू निकालते हैं अगर x का वैल्यू 0 होता है। तो x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, 0 माइनस 4 मॉड -2, अंदर 0 है तो ये पूरा कट जाएगा। प्लस मॉड के अंदर 0 प्लस 4, ओके। मॉड के अंदर क्या है, नेगेटिव है और यहाँ पर ये आता है। तो मॉड ऑफ -4 इज़ 4, 4 प्लस यहाँ पर तो 4 ही है तो 8 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमने 0 पुट किया तो y का वैल्यू हमें 8 मिला, ये y का वैल्यू 8। फिर x का वैल्यू -4 पुट करते हैं। x का वैल्यू -4 पुट करने से -4 मॉड के अंदर -2 मॉड -4 प्लस मॉड -4 प्लस 4, -4 प्लस 4 0 हो जाएगा तो इसको हटा दो, ज़रूरत नहीं है वैसे। अच्छा, -4 -8 मॉड के अंदर -2 इंटू -4 मॉड के अंदर है तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा तो +4। -8 मॉड के अंदर है, -8 को बाहर निकालूंगा तो +8 हो जाएगा। -8 y का वैल्यू फिर से 0, तो y का वैल्यू फिर से 0 आ रहा है। कहाँ पर, x का वैल्यू जब -4 हमने पुट किया तो यहाँ से भी y का वैल्यू 0 आ रहा है। ठीक है, अब हमें कुछ पॉइंट्स मिल चुके हैं। ठीक है भाई साहब, तो अब देखो यहाँ से क्या पॉइंट मिला, 4,0, यहाँ से x 0 है, y 8, 0,8। यहाँ से क्या पॉइंट मिला, -4,0। अब हम कार्टेशियन प्लेन थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। 0,8 है मतलब y एक्सिस थोड़ा हमें बड़ा दिखाना पड़ेगा। ठीक है, सो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ड्रॉ करते हैं इसको कुछ ऐसे, और इसको थोड़ा साइड में लेके जाते हैं, थोड़ा सा और साइड में बस। देन -4,0 इधर ड्रॉ करते हैं तो अच्छा होगा। चलो भाई, ड्रॉ कर दिया।
नाउ 8, 1 2 3 4 ऐसा 8 नहीं होगा तो इसको लेना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दिस इज़ 0,8। ठीक है, पॉइंट मार्क कर देता हूँ। ये आपका 0,8 हो गया, ये वाला पॉइंट। फिर -4,0 1 2 3 4, यहाँ पर आपका -4,0 और 4,0 कहाँ पर होगा, इस तरफ होगा 1 2 3 4 इस तरफ, ये 4,0। ठीक है भाई साहब, हाँ अच्छा डन हो गया। ओके ठीक है, अब ज्वाइन करते हैं इनको पहले तो। ठीक है, इसको ऐसे ज्वाइन किया और इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ज्वाइन हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि अब ग्राफ फुल तो बना नहीं है, बिकॉज अभी ग्राफ यहाँ से इस तरफ जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे 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 कैसे भी जा सकता है। सिमिलरली ग्राफ अभी यहाँ पर आने के बाद ऐसे जा सकता है, ऐसे 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 कैसे भी जा सकता है। तो हमें नहीं पता कि कैसे जाएगा ग्राफ अभी। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है, ये -4 है। तो -4 से लेफ्ट हैंड साइड में अभी क्या लेना पड़ेगा, हमें वैल्यूज लेना पड़ेगा। सेम प्रोसीजर है जो हमने यहाँ पर लिया था कि अभी यहाँ से ग्राफ कैसा बनेगा, उसके लिए हमने क्या लिया, ये पॉइंट 0 है तो हमने 0 से राइट हैंड साइड में वैल्यूज़ लिया, जो कि 1 2 3 4 कुछ भी ले जाए, है ना। इसके बाद -2 यहाँ पर था तो -2 से लेफ्ट हैंड साइड में हमने वैल्यू लिया। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले -4 है ये, तो -4 से हमें लेफ्ट हैंड साइड में हमें वैल्यू लेना है ताकि हमें पता चले कि ग्राफ दिखने में कैसा होगा। चलिए देखते हैं। तो -4 से लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी वैल्यू ले लो, -5 -6 -10 -100 कुछ भी ले लो। ठीक है, तो मैं -5 लेता हूँ। देखो अगर मैं x का वैल्यू -5 लेता हूँ, ठीक है, अब यही वैल्यू आपको पूरे इक्वेशन में, मॉड्यूलस इक्वेशन में पुट करना है। तो y का वैल्यू कितना आता है ये आपको बताना है। तो y इक्वल्स टू मॉड -4 -5 -4 हो जाएगा, -2 मॉड के अंदर -5 और ये +-5 +4 मॉड के अंदर। ओके, मॉड के अंदर कितना है -9, मॉड के अंदर कितना है -5, बाहर निकलेगा तो +5 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये कितना है मॉड के अंदर -1, मॉड -9 9 होता है, -2 इंटू 5 10, प्लस मॉड के अंदर -1 है, मॉड हट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 9 + 1 10, 10 - 10 कैंसिल, 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू -5 पुट करने से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। लिख लेता हूँ y का वैल्यू 0। ठीक है, अच्छा तो हमें पॉइंट मिल गया है। ठीक है, पॉइंट क्या है इसका, इसका पॉइंट है x का वैल्यू -5 है और y का वैल्यू 0, मतलब पॉइंट होगा -5,0। अब -5,0 कहाँ पर है, -5,0 तो यहीं पर है। ठीक है, ये आपका -5,0 है, ये -4 है तो ये -5, दिस इज योर -5,0। ठीक है, अब हमें पता चल गया है कि ग्राफ ना ऐसे जाएगा, 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 कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, कोइंसाइड करेगा ये x एक्सिस के साथ। गॉट इट, तो ये अभी x एक्सिस के साथ कोइंसाइड करेगा। देखो अब ग्राफ ऐसा बन जाएगा, थोड़ा सा बस। ठीक है, तो ग्राफ कैसा बन गया, ऐसा x एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर रहा है। इसके बाद इस तरफ का तो ग्राफ पता चल गया है कि ग्राफ कैसा बना। इस तरफ का कैसे पता लगाएंगे, 4 से राइट हैंड साइड में वैल्यूज़ लेते हैं, 5 6 7 8 100 1000 1000 1 लाख कुछ भी ले लो। ठीक है, तो हम 5 लेते हैं सिंपली। चलिए 5 लेते हैं इसका वैल्यू। तो अगर मैं अभी x का वैल्यू 5 लेता हूँ, जगह तो नहीं है, थोड़ा साइड में लेके जाता हूँ इसको। अगर मैं x का वैल्यू 5 लेता हूँ अभी, और वही वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो देखते हैं कि y का वैल्यू कितना आता है। सो y इक्वल्स टू मॉड के अंदर 5 -4 -2 अंदर मॉड 5 प्लस मॉड 5 -4
5 माइनस 4 कितना होता है 1, मॉड के अंदर 1 है मतलब 1 ही आ जाएगा, माइनस 2 इंटू मॉड हट जाएगा तो 2 इंटू 5 मतलब 10 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ, प्लस ये कितना है भाई, ये है आपका 5 माइनस 4 1, तो -8 आ रहा है। रुको कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं, रुको 5 माइनस 4 1 और इसमें कितना, अरे सॉरी इसमें +4 है, अरे यार सॉरी 5 + 4 है तो 9 हो जाएगा, तो 9 + 1 10, 10 माइनस 10 कैंसिल हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू 0 आ गया। x का वैल्यू 5 पुट करने से y का वैल्यू 0 आता है। यहाँ से हमें पॉइंट मिल गया है, पॉइंट क्या है 5,0, प्लॉट करो उसको, तो 5,0 तो यहाँ पर ही है, ठीक है ना भाई, 5,0 तो ये 4 है तो ये 5 हो जाएगा, 5,0 तो अब हमें पता चल गया है कि ग्राफ ना ही ऐसा जाएगा, ना ही ऐसा, ना ही ऐसा, ना ही ऐसा, वो जाएगा कोइंसाइडिंग विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो देखो ग्राफ कैसा बनता है, ये भी कोइंसाइड करेगा अपने एक्स एक्सिस के साथ, देखो ठीक है, ये आपका ग्राफ बन जाएगा कुछ ऐसा। मज़ा आया? तो देखो कितना यूनिक ग्राफ है, ठीक है ना, ये ग्राफ आपका यूनिक ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, जो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा भी साइड में लेके आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको बना देता हूँ, बस। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि इफ़ mod x - 4 - 2 mod x plus mod x plus 4 equals to lambda, then find lambda for which it has no solution, ठीक है, no solution, one solution, 2 solutions, infinitely many solutions। ये आपका क्वेश्चन बनता है इसी ग्राफ से, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम, ठीक है। हमें पूछा है कि लैम्डा का वैल्यू क्या होना चाहिए जिससे कि इस ग्राफ मतलब इस जो मॉड्यूलस इक्वेशन है आपके पास, इसका ग्राफ जो बनेगा उसमें नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। नो सॉल्यूशन मतलब क्या, कैसा ग्राफ बनेगा, नो सॉल्यूशन का मतलब होगा ऐसा ग्राफ बनना चाहिए, ठीक है। तो ग्राफ तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो एक और ग्राफ आपका बनेगा, ठीक है। ये आपका मेन ग्राफ है, तो एक और ग्राफ बनेगा जो कि आपका ऐसा होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस, सॉरी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, जो डिपेंड करेगा कि कौन से जगह पर सॉल्यूशन होगा और नहीं। बात को समझो, अगर मैं इसको ग्राफिकल मेथड से करने की कोशिश करूं, जो मैं आपको बताया था कि ड्रॉबैक होता है, लेकिन फिर भी हम इसको अगर ग्राफिकल मेथड से करने की कोशिश करें, ठीक है, तो हमारा इस वाले पार्ट का ग्राफ बन जाएगा कैसा, इस वाले पार्ट का ग्राफ हमने अभी बनाकर दिखाया, जो कि आपका ये, ठीक है। अब हमने क्या किया, लैम्डा का वैल्यू हमने y मान लिया कि y इक्वल्स टू लैम्डा, तो हमने बक्सा बना लिया सिंपली, यहाँ पर लैम्डा, यहाँ पर y। अगर लैम्डा का वैल्यू 0 होगा y का वैल्यू भी 0 होगा, अगर लैम्डा 1 हुआ y भी 1 होगा, ठीक है। अच्छा, तो लैम्डा के क्या क्या वैल्यूज़ होंगे, ठीक है। अगर सपोज़ लैम्डा 1 हो गया, ठीक है, लैम्डा 1 मतलब क्या y1, और y1 मतलब कैसा ग्राफ होता है, y1 का मतलब होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये कौन से यूनिट से जाएगा, यहाँ से जाएगा, ये क्या है आपका 1 यूनिट है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0,1, तो 0,1 से पास करने वाले लाइन को हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं y इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हमें पूछा गया है कि लैम्डा का वैल्यू क्या क्या होना चाहिए जिससे कि इस ग्राफ का या फिर इस मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन का कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, एक सोल्यूशन होगा, 2 सोल्यूशन होगा, इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन होगा। तो हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, लैम्डा सपोज 1 है, लैम्डा 1 मतलब क्या y1, और y1 मतलब लाइन जाएगा आपका यहाँ से,
ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ है, हमारा ग्राफ कौन सा है, हमारा ग्राफ है ये वाला ग्राफ, ठीक है, ये आपका ग्राफ है। इस ग्राफ में हमारा जो लैम्डा है, लैम्डा तो ये रेड वाला लाइन है, ठीक है, हमारा लैम्डा क्या है, रेड वाला लाइन। तो रेड वाले लाइन ने हमारे मेन ग्राफ को, मतलब इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट के ग्राफ को कहाँ कहाँ कट किया है, यहाँ पर कट किया है और यहाँ पर कट किया है। तो कितने सॉल्यूशंस बन जाएंगे, 2 सॉल्यूशंस बन जाएंगे, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि लैम्डा का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 होने पर ही आपको 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे। आप अगर इसको यहाँ भी रखते हैं तब भी 2 सॉल्यूशंस होंगे, सॉरी यहाँ नहीं, अगर आप इसको यहाँ भी रखते हैं तब भी 2 सॉल्यूशन होगा, यहाँ रखते हैं तब भी होगा, यहाँ 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 यहाँ, तो जितने भी पॉइंट्स पे रखोगे उन सब में आपका क्या होगा, 2 सॉल्यूशंस होंगे। मतलब 0.1 से शुरू करके, 0. मतलब यहाँ से दिखाता हूँ उसको जूम करके मैं आपको, कहाँ गया, थोड़ा वेट। तो देखो, अगर मैं सपोज़ यहाँ से शुरू करूँ, ठीक है, यहाँ से एक पैरेलल टू, मैंने यहाँ पर सपोज़ इसका लाइन का नाम है लैम्डा इक्वल्स 0.01 या फिर 0.1 ही मान लेता हूँ मैं, ठीक है, 0.1। तो ये जो लाइन बनेगा, देखो ये ग्राफ को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ग्राफ का आ गया हमारा, तो अर्ज को थोड़ा कर देता हूँ, हाँ, हमारा जो ग्राफ है देखो, हाँ हो गया बस। तो हमारा जो ग्राफ है, ठीक है, सपोज लाइन हमारा इतना है, तो मैंने लैम्डा का वैल्यू 0.1 से शुरू किया, तो ग्राफ बन गया ऐसा। तो देखो 2 जगह पे कट कर रहा है हमारा ग्राफ, तो 2 सॉल्यूशंस बनेंगे। ऐसे ही अगर मैं 0.2 लेता हूँ तो ग्राफ यहाँ पर बनेगा ऐसा, ठीक है। मतलब मैं 0 को छोड़ के अगर मैं 0 पे पुट करूँगा तो इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज क्या हो रहा है, देखो सोच के देखो, सोच के देखो, थोड़ा सा वेट, ठीक है, थोड़ा सा सोच के देखना इसको। अगर मैं लैम्डा का वैल्यू 0 देता हूँ, ठीक है, अगर मैं लैम्डा का वैल्यू 0 देता हूँ तो कैसा लाइन बनेगा, ऐसा लाइन बनेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस के एकदम कोइंसाइडिंग, एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड करके एक लाइन बन जाएगा। और हमारा जो ग्राफ है, ग्राफ वाला पार्ट कौन सा है, ग्राफ वाला पार्ट ये है, ठीक है। मतलब सिंपली यहाँ पर कितनी जगह पर हमारे रेड लाइन ने पिंक वाले लाइन को कट किया, तुम बोलोगे भाई इनफाइनाइट पॉइंट, यहाँ 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 भी यहाँ 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 यहाँ, तो सारे जगह पर इनफाइनाइट पॉइंट्स पर हमारे क्या किया, लैम्डा इक्वल से 0 वाले ग्राफ ने हमारे मेन ग्राफ को कट कर दिया है। तो इस वाले केस पे लैम्डा इक्वल से 0 वाले केस में क्या होगा, हमारे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। बिकॉज देखो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस क्यों है, बिकॉज कोइंसाइडिंग लाइन्स है, और कोइंसाइडिंग लाइन्स में हमने पढ़ा था क्लास 10 में कि भाई साहब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है, बिकॉज इनफाइनाइटली कॉमन पॉइंट्स होता है, यहाँ भी कॉमन पॉइंट, यहाँ भी कॉमन पॉइंट, ऐसे करते 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 इनफाइनाइटली कॉमन पॉइंट्स हैं, इसलिए सॉल्यूशंस भी इनफाइनाइट होते हैं। लेकिन अगर मैं लैम्डा का वैल्यू 1 देता हूँ, अगर मैं लैम्डा का वैल्यू 1 देता हूँ तो ये लाइन पास करेगा आपका यहाँ से, और ये ग्राफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब 2 जगहों पे, 2 जगहों पे कट करेगा, मतलब 2 सॉल्यूशंस होंगे। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मैं लिख दूँ ऐसा तो क्या ये सही होगा कि मैंने लिख दिया 0.1 से लेकर ये कितना तक है 8, तो 7.9 तक, या फिर 7.9999999 करते करते जितना हो सकता है 7.9 तक अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो वो क्या करेगा, इस ग्राफ को 2 जगह पे कट करेगा। अगर मैं लैम्डा का वैल्यू 0.1 से लेकर 7.9 तक मानता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ग्राफ कैसा बनेगा, जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो देखो अगर मैंने लैम्डा का वैल्यू ले लिया है आपका 7.9999, ठीक है, 9999 करके ले लिया, तो ग्राफ कहाँ पर बनेगा, आपका ग्राफ बनेगा यहाँ पर एकदम, ठीक है। तो मुझे बताओ ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, लैम्डा इक्वल टू 7.99999 का ग्राफ है, और ये इस ग्राफ को पिंक वाले लाइन को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर एक बार कट करेगा और यहाँ पर एक बार कट करेगा, मतलब 2 सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 2 सॉल्यूशंस कहाँ कहाँ हो रहे हैं, 2 सॉल्यूशंस कहाँ कहाँ हो रहे हैं, 2 सॉल्यूशंस आपका 0.1 से लेकर 7.1 तक, 7.9 तक हो रहा है। अब 0.1 पर रुकेगा नहीं, 0.0000000000000000001 बिकॉज रियल नंबर है और इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। 0.1 से लेकर आपका 7.9 के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो आपको इसको रेंज में लिखना पड़ेगा, ठीक है,
यूजिंग कॉमन ब्रैकेट्स। तो हम लिखेंगे 0,8 कॉमन ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है। और कॉमन ब्रैकेट देने का मतलब क्या होता है? कॉमन ब्रैकेट देने का मतलब होता है कि 0 और 8 आपका एक्सक्लूडेड है, लेकिन 0 और 8 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो आपके इंक्लूडेड हैं। और सही बात है कि अगर आप 0.00001 लोगे तब भी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अगर आप सपोज 0.010101 पे लेते हो, ये भी तो 0 से लेकर 8 के बीच में है, ये भी आपको ग्राफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मतलब 0 और 8 को छोड़कर 0 और 8 के बीच में जितने भी इनफाइनाइटली रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे ग्राफ को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बताओ? 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब होता है कि 2 सॉल्यूशंस होगा। ये हमने बात कर ली है 2 सॉल्यूशंस और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के बारे में। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई नो सॉल्यूशंस कब होगा या फिर 1 सॉल्यूशन कब होगा, ठीक है ना। 1 सॉल्यूशन कब होगा और नो सॉल्यूशन कब होगा? तो 1 सॉल्यूशन होने के लिए क्राइटेरिया क्या है कि एक जगह पे कट करना चाहिए, ओनली 1 पॉइंट पे कट होना चाहिए, ठीक है। 1 सॉल्यूशन होने का मतलब क्या कि ग्राफ सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट पे कट करना चाहिए। तो 1 पॉइंट पे कट करने के लिए वो कहाँ पर होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए, एकदम टिप पर होना चाहिए। ये जो ट्राइंगल बन गया है, ट्राइंगल के टिप पे क्या होगा? अगर एक ग्राफ में बनाऊंगा तो इस ग्राफ को, ये आपका लैम्डा इक्वल्स टू 8 वाला ग्राफ है, ठीक है, लाइन है जो भी बोलो, और ये आपका मेन मॉड्यूलस वाला जो ग्राफ है। तो इसने हमारे मेन ग्राफ को कहाँ पर कट किया है? सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट पे कट किया है। और 1 पॉइंट पे कट करने का मतलब होगा कि लैम्डा का वैल्यू 8 पर आपका 1 सोल्यूशन होगा और कहीं पर आपका नहीं होगा। बिकॉज अगर आप कहीं और वैल्यू देते हैं, ठीक है, तो अब नहीं हो पाएगा। अगर आप यहाँ पर देंगे, ठीक है, अगर आप ये वाला वैल्यू देंगे तो क्या ये 1 सोल्यूशन होगा? नहीं, यहाँ पर तो इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशंस हैं। अगर आप यहाँ पर देंगे तो क्या 1 सोल्यूशन होगा? नहीं, यहाँ पर 2 सोल्यूशन हैं, 2 जगह पर कट कर रहा है। तो 1 सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर होगा जहाँ पर 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। समझ आया? इसके बाद ये तो 1 सोल्यूशन वाला पार्ट हो गया। अब नो सोल्यूशन कब होगा? नो सोल्यूशन कब होता है? जब ग्राफ कट नहीं करता, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर मैं ग्राफ को यहाँ रख दूँ या फिर नीचे रख दूँ तो क्या नो सोल्यूशन होगा? तुम बोलोगे जी हाँ ज़रूर होगा। बिकॉज ये जो ग्राफ है लैम्डा का, सपोज लैम्डा का वैल्यू कुछ भी है, लैम्डा का वैल्यू हमें नहीं पता, वो हम निकाल लेंगे, चिंता करने की बात नहीं है। तो अगर लैम्डा का वैल्यू 0 से नीचे हुआ, ठीक है, ये तो आपका 0 है, ये क्या है? ये आपका 0 है। अगर लैम्डा का वैल्यू 0 से नीचे हुआ और 8, ये 8 है, ठीक है, 8 से ऊपर हुआ कहीं पर भी, यहाँ, ठीक है, यहाँ नीचे, यहाँ, ठीक है। तो अगर 0 से नीचे हुआ और 8 से ऊपर हुआ, ठीक है, लैम्डा का वैल्यू, तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। बिकॉज देखो ग्राफ जो बन रहे हैं वो आपको मेन ग्राफ को कहीं पर भी कट नहीं कर रहा है, मतलब नो सॉल्यूशन है, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा आपको। अब हम इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले नो सॉल्यूशन कब कब होगा? तो नो सॉल्यूशन होने का क्राइटेरिया है कि ग्राफ जो हमारा होगा लैम्डा का, वो या तो नीचे हो सकता है तो कट नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा, या तो ऊपर हो सकता है, कट नहीं होगा, ठीक है। मतलब 0 से लेकर अप टू माइनस इन्फिनिटी और 8 से लेकर अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। 8 को छोड़कर 9 से लेकर अप टू इन्फिनिटी, और ये आपका -1 से लेकर या फिर 0 पॉइंट, यू कैन से, क्या कहते हैं इसको, 0 पॉइंट नीचे होगा तो हाँ 0 पॉइंट नहीं, -1 से शुरू होगा, ठीक है, कोई दिक्कत चलिए बात नहीं है, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बोल पाऊँगा ना, कोई बात नहीं। तो हम इसको रेंज में लिखेंगे। तो नो सोल्यूशन होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब नो सोल्यूशन होने के लिए लैम्डा का वैल्यू क्या होना चाहिए? नो सोल्यूशन होने के लिए लैम्डा का वैल्यू आपका, ये आपका 0 है, 0 में होगा तो इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो 0 से नीचे होना चाहिए, ठीक है भाई, 0 से नीचे होना चाहिए। तो 0 से नीचे मतलब क्या? -0.01 -0.02 ऐसे, ठीक है। अच्छा, तो हम इसको रेंज में लिखेंगे कि माइनस नहीं, 0 से लेकर आपका माइनस इन्फिनिटी तक, सॉरी क्या लिख रहा हूँ उल्टा हाँ, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, ठीक है। छोटा वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, बड़ा वैल्यू 0 है, इसलिए ऐसा लिखना पड़ता है। और साथ ही साथ आपका, अगर आप 9 से लेकर ऊपर जाते रहोगे इन्फिनिटी तक, तब भी क्या होगा?
जो ग्राफ्स बनते रहेंगे ऐसे, देखो ऐसे ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, कितना तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो 9 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी होंगे वो आपके, अगर लैम्डा के वैल्यूज़ हो जाते हैं तो ग्राफ आपका कट नहीं करेगा, ठीक है, और नो सोल्यूशन होगा। इसलिए आपको देना पड़ेगा 8 कॉमा इन्फिनिटी, और कॉमन ब्रैकेट देने का मतलब है 8 और इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है। सिमिलरली माइनस इन्फिनिटी और 0 इंक्लूडेड नहीं है, बल्कि माइनस इन्फिनिटी और 0 के बीच में रियल नंबर्स इंक्लूडेड है, और 8 और इन्फिनिटी के बीच में रियल नंबर्स इंक्लूडेड है, ठीक है। बिकॉज अगर 8 हमने इंक्लूड कर लिया तो 8 में तो आपका क्या है, 1 सोल्यूशन आ रहा है, लेकिन हमें तो चाहिए नो सोल्यूशन, इसलिए हमने 8 को इंक्लूड नहीं किया। सिमिलरली 0 को इंक्लूड करेंगे तो 0 पर तो आ रहा है आपका इन्फिनिटी मिनी सोल्यूशन, लेकिन हमें चाहिए नो सोल्यूशन, इसलिए हमने इसको भी इंक्लूड नहीं किया है, इसलिए कॉमन ब्रैकेट यूज़ किया है। ये बात आपको समझना है। फिर देखिए 1 सोल्यूशन है ना, 1 सोल्यूशन कब होगा, तो 1 सोल्यूशन आपका एक ही जगह पर होगा जहाँ पर लैम्डा का वैल्यू आपका 8 होगा, ठीक है। लैम्डा का वैल्यू जहाँ पर 8 होता है, मतलब यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर आपका लैम्डा का जो ग्राफ है वो आपके मॉड्यूलस के ग्राफ को कट करेगा, ओनली इन 1 पॉइंट। इसीलिए यहाँ पर एक ही सोल्यूशन होगा, ठीक है, और कहीं पर आपका 1 सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो लैम्डा का वैल्यू 8 अगर होता है तो आपको इस वाले ग्राफ का नो सोल्यूशन होगा, जो भी बोलो, ठीक है। 2 सोल्यूशन कहाँ पर होगा, तो 2 सोल्यूशन हमने बोला था भाई साहब कि 0 से लेकर 0 को छोड़कर 0.1 से शुरू करके अप टू दिस, ऐसे करते 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 अप टू 8, ठीक है, 8 से पहले तक 7.99999999 तक, और 0.00000001 से शुरू करके, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स होंगे इन्फाइनेटली पॉइंट्स होंगे, ठीक है, अगर उनके वैल्यूज़ लैम्डा के बराबर हो जाते हैं तब आपके 2 सोल्यूशन होंगे, ठीक है। तो रेंज क्या लिखना है आपको, रेंज के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारे नंबर से रियल नंबर से, तो आपको लिखना है कि लैम्डा का वैल्यू बिलोंग्स टू आपका 0,8, सिंपल, ठीक है। और 0,8 का मतलब, कॉमन ब्रैकेट का मतलब 0 और 8 नॉट इंक्लूडेड, बट द ऑल द रियल वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 8 आर इंक्लूडेड, एंड दैट इज आवर आंसर। बिकॉज 0 में होगा, 0 को इंक्लूड क्यों नहीं किया, 0 इंक्लूड करेंगे तो इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, और 8 को इंक्लूड करेंगे तो 1 सोल्यूशन, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें 2 सोल्यूशन चाहिए, इसलिए 0 और 8 को छोड़कर इनके बीच में जितने भी वैल्यूज़ हैं अगर वो होते हैं तो 2 सोल्यूशन होगा, सिंपल। इसके बाद इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन कब होता है, अभी बताया था, इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन होगा अगर ये 0 के बराबर हो जाए लैम्डा का वैल्यू, और 0 के बराबर होगा तो लाइन आपका ऐसा बनेगा, और यहाँ पर ये सारे के सारे कॉमन पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे कॉमन पॉइंट्स हैं, मतलब इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन सबका होगा। अच्छा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, इसका आंसर हो जाएगा कि लैम्डा का वैल्यू 0 होने से ऐसा आएगा, सिंपल। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है ना भाई। हाँ, तो उम्मीद करूँगा आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम अभी शुरू करने जा रहे हैं मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। क्या है ये चीज़, बहुत आसान है। हमने अभी तक क्या किया था, हमने अभी तक मॉड्यूलस इक्वेशन किया था, मतलब मॉड होंगे और इक्वल टू साइन के साथ वो होते हैं, LHS RHS, देखो इसमें भी सब इक्वल टू साइन है, ठीक है, इन सब में इक्वल टू का साइन है, ठीक है, कहीं पर भी ग्रेटर देन लेस देन का साइन नहीं है, देखो सब इन सब में क्या है, इक्वल टू का साइन है। तो होता क्या है कि अब हमारा जो है इक्वल टू का साइन का ज़माना चला गया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन या फिर लेस देन इक्वल टू वाले साइन के साथ हमारा दोस्ती करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। मॉड्यूलस इनइक्वालिटी, ओके। चलिए शुरू करते हैं मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ये हैं, दिखाता हूँ, लिख देता हूँ, जो समझ आएगा याद भी रहेगा। नंबर 1,
अगर मॉड एक्स लिख के आपका एक कांस्टेंट है ए, तो मैंने क्या बताया था कि अगर कांस्टेंट है सिर्फ और सिर्फ तो मॉड हटाकर आपको लिख देना है प्लस माइनस ए, ठीक है ना भाई, प्लस माइनस ए, और ए आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव होगा तब तो भाई नो सॉल्यूशन हो जाएगा, बिकॉज मॉड हमें कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, ठीक है ना। अच्छा, ये आपका पहला प्रॉपर्टी है, तो पहले मैंने बता दिया था। हाँ, ये भी एक बात आपको याद रखना, ये कांस्टेंट है, ठीक है, दिस इज़ ए कांस्टेंट एक्चुअली। अच्छा, देन इसके बाद नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। अगर मॉड लिखा हुआ है मॉड एक्स लेस इक्वल्स टू ए लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर लेस इक्वल्स टू लिखा हुआ है, पहले तो याद रखो इसको। तो लेस इक्वल्स टू अगर लिखा हुआ है तो आपको इसको ऐसे लिखना है कि दिस वैल्यू, ठीक है, एक्स जो है उसके नेगेटिव वैल्यू से बड़ा है और बराबर है, एंड इसके पॉजिटिव वैल्यू से छोटा है और बराबर है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि अगर मॉड एक्स के अंदर कुछ है, मॉड के अंदर कुछ एक्स है, ठीक है, और इसका वैल्यू आपका किसी कांस्टेंट ए से छोटा है या बराबर है, ठीक है भाई साहब, तो क्या करना है, तब वो जो एक्स है ये इसी कांस्टेंट के नेगेटिव वैल्यू से बड़ा होगा और इसी कांस्टेंट के पॉजिटिव वैल्यू से छोटा होगा, या फिर बराबर भी हो सकता है अगर बराबर का साइन दिया हुआ है तो, ठीक है। इसको कैसे, मतलब कैसे प्रूफ करेंगे इसको? प्रूफ हम इसको शॉर्टकट तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज लिखा हुआ है कि मॉड एक्स लेस इक्वल्स टू 3, ठीक है। मॉड एक्स क्या है? मॉड एक्स से लेस इक्वल्स टू 3, मतलब मॉड एक्स का वैल्यू आपका 3, मॉड एक्स का वैल्यू इसमें से आपको लिखना है कि एक्स का वैल्यू -3 से बड़ा होगा और +3 से छोटा होगा, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा ऐसे समझाता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि क्या है इसका मतलब। मुझे बताओ, मॉड एक्स जो है इसमें एक्स के अंदर, तो सॉरी मॉड के अंदर नहीं, एक्स का जो वैल्यू है वो कितना कितना होना चाहिए, ठीक है, कितना कितना होना चाहिए जिससे कि ओवरऑल जो वैल्यू आए वो आपका 3 से छोटा हो या फिर 3 के बराबर हो। सोच के बताओ क्या क्या होना चाहिए इसका वैल्यू, ठीक है ना, क्या क्या होना चाहिए। तो तुम बोलोगे भाई कि अगर मैं x का वैल्यू -3 देता हूँ, ठीक है, मॉड के अंदर -3 आ जाएगा तो मॉड इसको पॉजिटिव बना देगा, तो इसका वैल्यू 3 के बराबर आ गया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगर मॉड के अंदर -2 हुआ तो ये 2 हो जाएगा, जो कि ऑब्वियसली 3 से छोटा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद मॉड के अंदर अगर -1 हुआ तो 1 हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा पॉजिटिव, और 1 भी क्या है, छोटा है 3 से, ठीक है। इसके बाद 0 हुआ तब तो भाई साहब ये छोटा ही है 3 से, 1 हुआ तब भी छोटा ही है मॉड के अंदर, मॉड के अंदर 2 हुआ तब भी छोटा है, मॉड के अंदर 3 हुआ तब ये बराबर है, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ इंटीजर तो होंगे नहीं, रियल नंबर्स भी होंगे, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है -2.1 1 इसके मॉड का, अगर ये मॉड के अंदर है तो वैल्यू क्या आएगा, 2.1111111 करके आएगा, ये भी क्या है 3 से छोटा है। मतलब सिंपली अगर मैं इसको नंबर लाइन से समझाऊँ, नंबर लाइन की मदद से, तो ऐसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। रुको थोड़ा सा इसको, और थोड़ा सा इसको, हाँ, तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, तो x के वैल्यूज़ क्या क्या होने चाहिए जिसको मॉड के अंदर अगर हम पुट करेंगे x के जगह पर तो वो वैल्यू 3 से छोटा या फिर बराबर आएगा। तो -3 को पुट कर सकते हो, -2 को भी पुट कर सकते हो, -1 को भी पुट कर सकते हो, 0 भी पुट कर सकते हो, 1 2 3, ठीक है। अप टू दिस यू कैन पुट एनी नंबर, ठीक है। तो आपको रिजल्टेंट 3 से बराबर आएगा या फिर 3 से छोटा आएगा। अब सिर्फ और सिर्फ -3 और -2 पुट करने से तो नहीं होगा,
-3 और -2 के बीच में भी हज़ारों इनफाइनाइट आपके नंबर से, रियल नंबर से, जिनका वैल्यू अगर आप मॉड के अंदर पुट करेंगे तो <3 आएगा वैल्यू। जैसे कि -2.52 ऐसे करते 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 अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, मतलब -52 बार मॉड के अंदर पुट करूँगा तो मुझे मिलेगा 2.52 बार, जो कि ऑब्वियसली 3 से छोटा है। ठीक है, सो मैंने इसीलिए इसको ऐसे लिखा कि x का वैल्यू अब -3 के बराबर या फिर इससे बड़ा और +3 से छोटा और इसके बराबर आप कोई सा भी रियल नंबर ले सकते हैं और x की जगह पर डाल सकते हैं, तो आपको वो वैल्यू मॉड होने के बाद <3 आएगा या फिर 3 के बराबर आएगा। ठीक है, और ये जो आप देख सकते हैं इसको हम इंटरवल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको आप इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं, -3, थर्ड ब्रैकेट। और इसका मतलब आपको पता है कि थर्ड ब्रैकेट का मतलब -3 इंक्लूडेड है, और -3 से लेकर 3 के बीच में जितने भी इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर से दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड, और उनका आंसर भी करेक्ट होगा। ठीक है, अगर उनका वैल्यू भी मैं x की जगह पर पुट करूँगा तो या तो वैल्यू 3 के बराबर आएगा या फिर 3 से छोटा आएगा, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है। तो अब आपको समझ में आएगा कि इसका वैल्यू क्यों इसके बराबर हम लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा मार्क करके रख सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 वाला। फिर नंबर 3, नंबर 3 है अगर मॉड x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू a आ जाता है, कांस्टेंट के बराबर आ जाता है, ग्रेटर इक्वल्स टू कांस्टेंट, तब थोड़ा सा बदल जाता है चीज़ें। ठीक है, तब आपकी चीज़ें क्या हो जाते हैं, बदल जाती हैं। कैसे? तब इसका फॉर्मूला हो जाता है कि x का जो वैल्यू है वो उसके वो कांस्टेंट के नेगेटिव वैल्यू से छोटा होगा, और x का वैल्यू कांस्टेंट के पॉजिटिव वैल्यू से बड़ा होगा। ठीक है, तुम बोलोगे भाई समझ नहीं आया, नंबर लाइन से समझ जाओ। तो समझने के लिए हम फिर से वही एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सेम एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि है कि अगर मॉड x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू 3 आ जाए तो हम इसको लिख सकेंगे कि x का वैल्यू कांस्टेंट के नेगेटिव वैल्यू से छोटा होगा और x कांस्टेंट के पॉजिटिव वैल्यू से बड़ा होगा। अब इसको नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करें, हाउ टू प्लॉट इट इन नंबर लाइन, मतलब नंबर लाइन से कैसे समझे इसको। तो नंबर लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज मैंने लिखा -5, -4, -3, -2, -1, 0। अच्छा, इसका नंबर लाइन थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, इसका मतलब -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, तो x का मुझे अभी बताओ कि तुम x के जगह पर ये क्या क्या वैल्यूज़ पुट कर पाओगे जिससे कि वो रिज़ल्ट या तो 3 से बड़ा होगा या फिर 3 से बराबर होगा। तो 3 से बड़ा होने के लिए तुम क्या करोगे, 3 से बड़ा होने के लिए तुम 4 दे सकते हो, 5 दे सकते हो और 3 भी दे सकते हो कि अगर मैं मॉड के अंदर 3 देता हूँ तो 3 के बराबर आएगा, अगर मॉड के अंदर 4 देता हूँ तो 4 आता है, जो कि ऑब्वियसली बड़ा है 3 से, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। 5 दूंगा तब भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है भाई साहब, हाँ जी। और मैं अगर नेगेटिव भी लेता हूँ तब भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देखो। अच्छा, मैं इसमें एक्चुअली लिख देता हूँ ये। ठीक है, तो ये आपके जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये क्रॉस। अच्छा, अब यहाँ पर आपका 3, 4, 5 आप क्या कर सकते हैं, इस x की जगह पर आप पुट कर सकते हैं, और जिससे कि आपका जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा वो 3 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। ठीक है, अब नेगेटिव वैल्यूज़ को भी आप पुट कर सकते हैं, सॉरी ये नहीं,
ये अगर -5 मॉड के अंदर पुट करोगे तो 5 मिलेगा, 3 से बड़ा है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। -4 पुट करोगे मॉड के अंदर तो 4 मिलेगा, 3 से बड़ा है। -3 मॉड के अंदर पुट करोगे तो 3 मिलेगा, जो कि 3 के बराबर है। तो नेगेटिव वैल्यूज़ भी यहाँ पर शामिल होंगे, बिकॉज मॉड नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। तो इसीलिए ये वाले वैल्यूज़ भी आपके पॉसिबल हैं। ऐसे ही ये कितना तक चलता जाएगा, ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, और ये आपका ये -इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, और आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। मतलब x का वैल्यू क्या होना चाहिए, x का वैल्यू -3, ठीक है। x का वैल्यू -3 से छोटा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है, बिकॉज -4 क्या है, -3 से छोटा है, -5 क्या है, -3 से छोटा है, और -3 के बराबर है, ठीक है। मतलब x का वैल्यूज़ आप -3 से लेकर जितने भी छोटे वैल्यूज़ हैं -100 भी दे दोगे, तब भी आपको मॉड करोगे तो 100 मिलेगा, जो आपका 3 से बड़ा होगा और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या समझ आया कि x का वैल्यू कैसे उसके नेगेटिव वैल्यू से छोटा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है। तो नेगेटिव वैल्यू क्या है, -3, इससे छोटा मतलब क्या, -4 -5, ठीक है। और x का वैल्यू 3 या फिर इससे बड़ा वैल्यू, 3 से बड़ा कौन है, 4 5 या फिर 3 खुद है, ठीक है, 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। और बीच के वैल्यूज़ आप यहाँ पर आपके नहीं है, बीच के वैल्यूज़ आपके नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ से आपके जाएंगे ये, और यहाँ से आपके जाते रहेंगे। तो इंटरवल के फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको कि -3 से छोटा कितना छोटा हो सकता है, -इन्फिनिटी, -3, इसमें थर्ड ब्रैकेट, और ये ऐसा। और 3 से बड़ा और इक्वल, 3 से बड़ा कितना बड़ा हो सकता है, इन्फिनिटी तक, और इसका ऐसा हो सकता है। आपसे लिख सकते हैं इसको, थोड़ा वेट, ये लो, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो इंटरवल के फॉर्म में भी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि -3 से छोटा आपका -इन्फिनिटी तक जितने भी वैल्यूज़ होंगे, अगर आप x के जगह पर पुट करोगे तो हमेशा आपका वैल्यू 3 से बड़ा मिलेगा या फिर 3 के बराबर मिलेगा। और 3 से बड़ा अप टू इन्फिनिटी तक जितने भी वैल्यूज़ हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 1 करोड़ जितने भी वैल्यूज़ हैं, अगर आप पुट करोगे x के जगह पर तो आपको हमेशा 3 के बराबर मिलेगा वैल्यू, या फिर 3 से बड़ा मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ गया है, समझ आ गया है तो वेरी गुड, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूलेस, 2 नहीं 3 फॉर्मूलेस हैं। तो ये 3 फार्मूले आपको बहुत बेहतरीन तरीके से याद रहने चाहिए, ठीक है। इसी पर हम क्वेश्चंस भी करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे भी कैसे आते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन, सॉरी दूसरा नहीं, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, तो आपको समझ आएगा कि हाँ भाई समझ आ गया। सपोज लिखा हुआ है कि mod x + ½ इज़ <1/4, तो कौन सा फार्मूला लग जाएगा, लेस देन वाला फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। इक्वल टू हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे कि ये आपके कांस्टेंट के नेगेटिव वैल्यू से बड़ा होगा, सॉरी मॉड नहीं होगा इसमें, और आपके पॉजिटिव वैल्यू से छोटा होगा, हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलो भाई देखो, तो हम इसको यूजिंग द प्रॉपर्टी नंबर 2 हम इसको इसके नेगेटिव वैल्यू से बड़ा दिखाएंगे और इसके पॉजिटिव वैल्यू से छोटा दिखाएंगे, किसको, x के वैल्यू को। तो ये आपके -1/4 से बड़ा होगा x + ½ का वैल्यू, और पॉजिटिव 1/4 से छोटा होगा। सिंपल प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि इसको दो सेपरेटली इनइक्वलिटीज़ के साथ सॉल्व करो, तो मैं आपको इसको डायरेक्ट भी सॉल्व करना सिखा देता हूँ अभी, ठीक है, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखो क्या करना है, सिंपली, ठीक है, ये जो वैल्यू हाफ है, ये इसको इस तरफ भेजो पहले, और फिर इसको इस तरफ भेजो, दोनों तरफ भेजो। तो ये पॉजिटिव हाफ है, इस तरफ भेजोगे तो -½ होगा, इसको भी इस तरफ भेजोगे तो -½ ही होगा, लेकिन दोनों अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगे। तो ये हो जाएगा आपका -½ -1/4 -½ और यहाँ पर x, और यहाँ पर ½ सॉरी 1/4 -1/2, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। दोनों तरफ हमने हाफ को भेजा। अब एलसीएम ले लो, तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ, यहाँ पर आपका -1 -2/4 x, और यहाँ पर ऐसा आएगा, -3/4 से बड़ा होगा x का वैल्यू, और 1/4 से -1/4 से छोटा, ठीक है, -1/4 से छोटा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा कि x का वैल्यू
-3/4 से बड़ा होना चाहिए और -1/4 से छोटा होना चाहिए, तभी जाके आपका ये वाला इनइक्वलिटी, मॉड्यूलस इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो आप ट्राई करके देख सकते हैं कि -3/4 और -1/4 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि -3/4 और -1/4 के बीच में -2/4 ले सकते हैं, मतलब -½ ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसका वैल्यू कितना है और इसका वैल्यू कितना है। ठीक है, इसके बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हो, इसको यहाँ पर पुट कर सकते हो, तो तुमको देखना यही वैल्यू आएगा, मतलब सेटिस्फाई हो जाएगा सिंपली। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे डायरेक्टली अगर दो इनइक्वलिटी वाले साइन है तो कैसे सॉल्व करना है। जो वैल्यू आपके यहाँ पर है इसको इस तरफ भेजो, साइन चेंज होगा, इस तरफ भेजो, साइन चेंज होगा। ठीक है, एलसीएम लो, हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सपोज़ और क्या क्वेश्चन हो सकता है, देखते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन से, ज़्यादा कुछ इसमें टफ नहीं है। ये हम अगर करते हैं इसको तो अच्छा, अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देता हूँ, बिकॉज ये तो ईजी क्वेश्चन हो गया, समझ आ गया होगा आपको। अब थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन देता हूँ। x+1 मॉड के अंदर प्लस x+2 मॉड के अंदर, सॉरी, <<5। अब दो मॉड्स हैं, तो दो मॉड्स जब भी होते हैं प्लस के साथ डिवाइड होते हैं, सॉरी प्लस के साथ सेपरेटेड है, तब आपको थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर से आपको इसको सॉल्व करना पड़ता है। क्या? केस 1 केस 2 में करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले सबसे पहले मॉड के अंदर के वैल्यूज़ को ज़ीरो करो। करने के बाद जो वैल्यूज़ मिलेंगे उनको नंबर लाइन में प्लॉट करके देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उतने ही आपके केसेस होंगे। तो दो मॉड है तो 3 केसेस होंगे, ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। और वो केसेस क्या क्या होंगे ये हम बात करेंगे, इसको एक्चुअली नेक्स्ट पेज में करते हैं। ठीक है, नहीं तो इसमें जगह नहीं होगा। देखो, सबसे पहले मॉड के अंदर के x+1 को ज़ीरो किया तो x का वैल्यू -1, फिर x+2 को ज़ीरो किया तो x का वैल्यू -2। नंबर लाइन में प्लॉट किया तो इसने नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, -2 -1, एक ये वाला पार्ट, एक ये बीच वाला पार्ट, और ये यहाँ से राइट हैंड साइड वाला पार्ट। तो केस 1 केस 2 केस 3 आ जाता है। केस 1 देखते हैं। केस 1 में क्या होता है? केस 1 में हमें लेफ्ट हैंड साइड को लेना होता है, जो कि -2 से छोटे वैल्यूज़ होते हैं। तो हमने एज्यूम कर लिया कि x के वैल्यूज़ -2 से छोटा है। अब आपको मन ही मन -2 से छोटा वैल्यू लेना है। ठीक है, और मॉड के अंदर पुट कर देना है, जितने भी x के वैल्यू x है वहाँ पर पुट करना है। तो -2 से छोटा वैल्यू क्या है? -3। -3 यहाँ पुट करो, यहाँ भी पुट करो। तो मॉड के अंदर -2 आ रहा है, यहाँ पर मॉड के अंदर -1 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो मैं क्या बोला था कि नेगेटिव आने से मॉड हटाने के बाद मॉड ये जो टर्म है मॉड के अंदर, उसके सामने एक नेगेटिव साइन आ जाता है। क्या आपको याद है ये बात? अगर याद है तो वेरी गुड। तो अब हम इसको लिखते हैं, मॉड हटाऊंगा तो सामने एक माइनस साइन आएगा, इसके सामने भी एक माइनस साइन आएगा। <<5 -2x हो जाएगा, और ये -1 और -2 -3 हो जाएगा तो 8। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका। और देखो यहाँ पर इनइक्वालिटी है तो -2 उस तरफ भेजोगे, ठीक है, तो साइन चेंज होगा। ये ध्यान रखना, इनइक्वालिटी में ये बातें ध्यान रखना। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे ऐसे केस 1 केस 2 वाले, क्या उसमें हमें ऐसा सोचना पड़ा था? ठीक है, ऐसा हमें सोचना नहीं था, बिकॉज उसमें इक्वल टू का साइन था। तो माइनस उधर भेजेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इन सब में इक्वल टू साइन है तो सोचने का कुछ ज़्यादा नहीं था। ठीक है, लेकिन अभी इनइक्वलिटी वाले साइन है तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू ग्रेटर देन -4। अब हमें देखना है कि क्या दोनों क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं या नहीं। यहाँ पर है कि -4 से बड़ा। अच्छा, अब बहुत लोग क्या करते हैं कि जल्दबाजी में यहाँ पर गलत कर देते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि नंबर लाइन से देखो, नंबर लाइन ड्रॉ करो, सिंपली नंबर लाइन ड्रॉ करके नंबर्स को प्लॉट करो, ये -2 ये -4। ठीक है, और देखो एरो कहाँ जाता है, तो -4 से बड़ा राइट हैंड साइड में जाएगा, -2 से छोटा इस तरफ जाएगा,
क्या कुछ कॉमन आ रहा है? जी हाँ, कॉमन आ रहा है, ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है। तो केस 1 से हमें सॉल्यूशन मिला है एक एक्स का वैल्यू, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि नंबर लाइन ड्रॉ करके इसको करो तो गलतियाँ कम होगा, ठीक है। कभी कभी सोच नहीं पाओगे ना, इसलिए। तो यहाँ पर -4, ये -2, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला पार्ट कॉमन आ गया है। तो यहाँ से एक्स के वैल्यू हमें मिल चुके हैं, -4, -2, ठीक है। ये आपके एक्स के वैल्यूज़ हैं। केस 1 से तो हमें एक्स के वैल्यूज़ मिल चुके हैं। देन अब हमें केस 2 में देखना है। केस 2 क्या है? केस टू है आपका -2 और -1 के बीच में। तो हम इक्वल टू किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम इसको यहाँ पर इक्वल टू साइन यूज़ कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब -2 और -1 के बीच में एक वैल्यू चूज़ करो, ठीक है। -2 और -1 के बीच में एक वैल्यू आपको चूज़ करना है। तो -2 और -1 के बीच में तो इन्फाइनेटली रियल नंबर्स हैं, तो अब कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि -1.75 जो आपका -2 और -1 के बीच में है, या फिर 1.1 भी ले सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो -1.1 मन ही मन सोचो और यहाँ पर पुट कर दो। पुट करने के बाद यहाँ पर आपका नेगेटिव आएगा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इसको मॉड हटाओगे तो सामने एक माइनस साइन आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज 2 क्या है? -1.1 से बड़ा है। तो ओवरऑल वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर ओवरऑल वैल्यू आपका नेगेटिव होगा, और जहाँ पर नेगेटिव होगा उसके सामने एक माइनस आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, तो ये हो जाएगा आपका हाँ, ये हो जाएगा आपका -x+1 + x+2, बिकॉज इसके सामने साइन चेंज नहीं होगा, बिकॉज पॉजिटिव वैल्यू था। -x + x कैंसिल, -1 + 2 + 1, 1 < 5। क्या स्टेटमेंट ट्रू है? भाई 2 ही तो है, आपका जो 1 है वो 5 से छोटा है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसका मतलब ये वैल्यू x का जो ये वैल्यू है ये आपका सोल्यूशन में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है तब हमें x के इस वाले पार्ट के वैल्यूज़ को हमें सिलेक्ट करना है एज ए सोल्यूशन ऑफ आवर क्वेश्चन, और अगर ये फॉल्स आ जाता किसी कारण से हमें इस वाले पार्ट को एक्सक्लूड करना पड़ता हमारे सोल्यूशन से, ठीक है भाई, ओके। तो हमारा यहाँ से क्या मिला? केस 2 से हमें क्या मिला? केस 2 से हमें मिल गया कि x का वैल्यू बिलोंग्स टू थर्ड ब्रैकेट -2, -1, ठीक है। तो हमने इसी को इंटरवल के फॉर्म में लिख दिया, और थर्ड ब्रैकेट क्यों? बिकॉज इक्वल टू का साइन है, सिंपल, ठीक है भाई साहब। तो केस 2 से भी मिल चुका है हमें आंसर। अब केस 3, इसके बाद कॉम्बाइन करके हम आंसर बताएंगे, ठीक है भाई। केस 3 है भाई -1 से बड़ा, तो x का वैल्यू मान लेते हैं भाई साहब -1 से बड़ा है। -1 से बड़ा कोई भी x का वैल्यू ले लो, सपोज 0, ठीक है, मनी मन ले लो 0। 0 यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर पुट कर दो, तो 0 पुट करोगे यहाँ भी पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ भी पॉजिटिव मिलेगा, मतलब मॉड हटाने के बाद साइन चेंज नहीं होगा। तो मॉड हटाओ तो x+1 + x+2 < 5, यहाँ से 2x < 3, सॉरी 2x < 2, तो x < 1, ठीक है, x < 1। अच्छा, अब जो वैल्यू हमें मिला है और स्टार्टिंग में हमने जो एज्यूम किया था, क्या दोनों में कुछ सिमिलरिटी है? तो नंबर लाइन से हम चेक करेंगे, ठीक है भाई साहब। गलतियाँ नहीं करने का, नंबर लाइन सीधा यूज़ करने का और आंसर निकालने का। -1 1, -1 से बड़ा राइट हैंड साइड, 1 से छोटा लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, कॉमन पार्ट है, हाँ जी है, एग्रीमेंट है, इनके बीच में कॉमन पार्ट है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ से x का वैल्यू आएगा -1, कॉमन ब्रैकेट में होगा, बिकॉज इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, अब हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? हमारा फाइनल आंसर होगा ये यूनियन दिस, ये आपका फाइनल आंसर होगा। चलो देखो, -1, -2 यूनियन -2, -1 थर्ड ब्रैकेट यूनियन -1, 1। अब इसको हम कॉम्बाइंड तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ पर -2 एक्सक्लूडेड था, लेकिन यहाँ पर फिर से -2 इंक्लूड हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर -1 इंक्लूडेड है, यहाँ पर एक्सक्लूडेड है, मतलब -1 यहाँ पर इंक्लूडेड है।
तो ज़रा सोचो, -4 से लेकर -2 तक, -4, -3, -2, ठीक है। इस वाले इंटरवल में -2 नहीं था, लेकिन इस वाले इंटरवल को लिखते हैं तो -2, -1, फिर इस वाले इंटरवल में -1 इंक्लूडेड था, इसमें नहीं है, फिर भी हमें लिखना पड़ेगा -1 लिखना पड़ेगा, बिकॉज इंक्लूडेड है। इसके बाद 1, ठीक है। तो -4 से लेकर -1 तक आपका पूरा एक क्या बन जाएगा, कॉम्बाइंड आंसर बन जाएगा। और कॉमन ब्रैकेट देने का मतलब कि -4 और -3 के बीच में रियल नंबर्स हैं इन्फिनिटली, उनको हमने इंक्लूड किया है और कॉमन ब्रैकेट आपका हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता ऐसा कॉम्बाइन करना तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपली ऐसा लिख के आ सकते हो, ठीक है। तो इसको हम कॉम्बाइन तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, -4, 1 कॉमन ब्रैकेट, ठीक है। बस अगर आपको समझ नहीं आया कि कैसे वो कॉम्बाइन हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस याद रहे, अगर यहाँ पर कुछ वैल्यू है और कॉमन ब्रैकेट में है और यहाँ पर सेम वैल्यू है और थर्ड ब्रैकेट में है, तो समझ जाओ कि -2 इंक्लूडेड हो गया है। इसके बाद अगर यहाँ पर -1 है सपोज और थर्ड ब्रैकेट के साथ है, यहाँ पर -1 है लेकिन कॉमन ब्रैकेट के साथ है, तो समझ जाओ कि -1 भी इंक्लूडेड है। सपोज मैंने आपको ऐसा दिया, फॉर एग्जांपल -5, -1, ठीक है, थर्ड ब्रैकेट, अच्छा कॉमन ब्रैकेट, यूनियन -1, आपका 5, ठीक है भाई साहब, कॉमन ब्रैकेट, यूनियन थर्ड ब्रैकेट 5, इन्फिनिटी, ठीक है। तो क्या हम इसका कॉम्बाइन आंसर लिख सकते हैं? ज़रूर लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ पर -1 है, यहाँ पर भी -1 है, सेम वैल्यू है, यहाँ पर कॉमन ब्रैकेट, यहाँ पर थर्ड ब्रैकेट, मतलब -1 इंक्लूडेड है। अच्छा, फिर यहाँ पर भी सेम वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर कॉमन ब्रैकेट, यहाँ पर थर्ड ब्रैकेट, मतलब 5 इंक्लूडेड है। तो हमें अभी डायरेक्ट -5 से लेकर इन्फिनिटी तक डायरेक्ट लिख सकते हैं, -5, इन्फिनिटी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। समझ आया? तो कॉम्बाइनिंग करने का तरीका है ये, ठीक है। अगर आपको नहीं आता कॉम्बाइनिंग तो ऐसे आप ट्रिक्स के मदद से आप कर सकते हैं इसको, ठीक है भाई साहब। अच्छा जी, तो मॉड्यूलस इनइक्वालिटी कुछ ऐसा होता है। अच्छा, फिर देखिए, फिर थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। सेम टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा करवाऊंगा नहीं, बिकॉज हम बेसिक्स में चल रहे हैं तो ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। 1/(x - 1) greater than 1/4। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ध्यान रहे, अगर कुछ ऐसा हाल होता है क्वेश्चन का जिसमें कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको कि सिर्फ और सिर्फ mod x वाला टर्म है, ठीक है, और बाकी यहाँ पर x वाला टर्म और नहीं है, ठीक है, तब आपको इसी mod x को कोई भी वेरिएबल मान लेना है। सपोज मैंने a मान लिया, या फिर अल्फ़ा मान सकते हो, या फिर बीटा मान सकते हो, या फिर गामा, या फिर थीटा, कुछ भी मान सकते हो। लेकिन कंडीशन क्या है कि mod x के जगह पर बाकी यहाँ पर और भी कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, और कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यही एक वेरिएबल होना चाहिए जो कि mod के अंदर होना चाहिए। फिर क्या करना है, लेट mod x का वैल्यू आपका बीटा, ठीक है, बीटा मान लेते हैं। अच्छा, फिर हम लिखेंगे इसको कुछ ऐसे, 1/(β - 1) ग्रेटर देन 1/4। कौन सा प्रॉपर्टी लग जाएगा? ग्रेटर देन बोला है, ठीक है। लेकिन याद रहे कि यहाँ पर और कोई मॉड नहीं है, ठीक है, यहाँ पर और कोई मॉड नहीं है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, आप इन प्रॉपर्टीज़ को भी यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज ये कभी हम अब इसको तभी यूज़ कर पाएंगे जब यहाँ पर मॉड लगा हुआ होगा, ठीक है। तो बहुत लोग देख के सोचेंगे कि भाई यहाँ पर ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन के लिए तो हमें पता है कि कुछ है, फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर मॉड होना चाहिए, पूरे लेफ्ट हैंड साइड में एक मॉड होना चाहिए, होल मॉड नहीं है। अच्छा, इसके बाद आपको मैंने बताया था इनइक्वालिटी चैप्टर में कि जब डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल हो और उसका वैल्यू हमें नहीं पता हो कि एग्जैक्टली उसका वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तब हमें क्या करना पड़ता है, तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं, और जो भी वैल्यू राइट हैंड साइड में होता है हम उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाकर सॉल्व करते हैं। समझ आया? अगर आपने नहीं पता इसको तो इनइक्वालिटी वाले आप, मेरा लेक्चर है ये एक, जिसमें मैंने इनइक्वालिटी के ऊपर पूरा बेसिक मैंने बता दिया है क्या क्या होता है, वीवी का मेथड भी बता दिया था मैंने,
वो वीडियो ज़रूर देखना। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देखना, बिकॉज वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। इनइक्वलिटी के बिना आप मॉडुलस नहीं कर पाओगे। इनइक्वलिटी में आपका क्लियर नॉलेज होना चाहिए, तब आप मॉडुलस कर पाओगे। ठीक है, अच्छा तो मैंने क्या किया, मैंने इस वैल्यू को इस तरफ लाया तो -1/4 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। ओके, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 4 और 4 इंटू बीटा -1 हो जाएगा। अच्छा, और ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा 4 माइनस ब्रैकेट के अंदर बीटा -1 ग्रेटर देन 0। इसके बाद ऊपर क्या हो जाएगा, 4 माइनस बीटा +1 बाई बीटा -1 ग्रेटर देन 0। अब तुम बोलोगे भाई साहब हमारा 4 कहाँ चला गया। अब मुझे बताओ, क्या 4 एक पॉजिटिव एंटिटी है? हाँ भाई है। तो जब तुम कॉन्फर्म्ड हो कि ये एक पॉजिटिव एंटिटी है या फिर नेगेटिव एंटिटी है, तब तुम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 0 के साथ इंटू होकर 0 ही हो गया। ठीक है, बस। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ऊपर हो जाएगा आपका ये 3 माइनस बीटा और नीचे आपका बीटा -1 ग्रेटर देन 0। वे भी कर्व लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रहे बीटा के सामने नेगेटिव है तो इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा यार, नहीं तो होगा नहीं। तो चेंज करते हैं इसको। ठीक है, देखो एक माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा बीटा -3 अपॉन बीटा -1। ठीक है, ग्रेटर देन 0। सिंपली क्या करना होता है, अंदर की टर्म्स को 0 करना होता है। तो बीटा के दो वैल्यूज़ मिलेंगे, एक बीटा इक्वल्स टू 3 मिलेगा, दूसरा बीटा इक्वल्स टू 1 मिलेगा। अब नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं इसको एसेंडिंग ऑर्डर में, छोटा से बड़ा है ना। सबके सामने माइनस साइन है, माइनस साइन राइट हैंड साइड में बैठेगा। इसका पावर 1 है, साइन चेंज, इसका भी पावर 1 है, साइन चेंज, ऑल्टरनेट साइन चेंज, सिंपल। अब हमें क्या बोला है भाई साहब, ग्रेटर देन 0 कौन सा पार्ट होगा, पॉजिटिव वाला पार्ट होगा। पॉजिटिव वाला पार्ट तो ये है। ठीक है, 1,3। ओके 1,3, ए रुको, ये 3 कहाँ से आ गया, 5 होगा ना ये, सॉरी 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 सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गया। कोई बात नहीं भाई लोग, अरे क्या कर रहा हूँ, कोई बात नहीं है, बस सिंपली इसको 5 कर दीजिए और इसको भी 5 कर दीजिए, सिंपल। ओके, अच्छा तो देखिए आपका आंसर होगा 1,5। तो बीटा बिलोंग्स टू आपका 1,5 और बीटा का वैल्यू क्या लेट किया था आपने, मॉड एक्स। तो हम इसको इस इंटरवल को फॉर्म को ना लिखकर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपका बीटा का वैल्यू 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप इंटरवल के फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको आप इंटरवल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज सबको पता ही होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 ग्रेटर देन मॉड एक्स, सॉरी 1 लेस देन मॉड एक्स एंड मॉड एक्स लेस देन 5। ओके, हो गया। अच्छा, अब इस केस में हमें क्या करना होता है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको नहीं दिया है तो मैं दे देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है कि सपोज़, अच्छा इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ना फॉर्मूला, तो अच्छा होगा, यहाँ लिख देता हूँ, जगह है तो मैं लिख देता हूँ। ये 4th नंबर फॉर्मूला है कि अगर मॉड एक्स का वैल्यू कांस्टेंट ए से बड़ा है या फिर इक्वल है या फिर कांस्टेंट बी और कांस्टेंट बी से छोटा है या फिर बराबर है, तो क्या होता है, तो आपका इसको लिखना पड़ता है आपको कुछ ऐसे कि x का वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a से बड़ा और पॉजिटिव वैल्यू ऑफ b से छोटा, लेकिन x का वैल्यू नेगेटिव वैल्यू ऑफ b से बड़ा होता है और नेगेटिव वैल्यू ऑफ a से छोटा होता है। तो नेगेटिव जब भी केस होगा तब ये पीछे चला आएगा और ये सामने चला जाएगा। ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, ये आपके प्रॉपर्टी से, फॉर्मूले से, जो भी बोलो, ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेम केस आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तो आप इसको दो तरीके से लिखेंगे। ठीक है ना भाई, चलो लिखते हैं इसको।
तो पहला तरीका होगा कि x का वैल्यू 1 से बड़ा 5 से छोटा, सिंपल। और दूसरा होगा आपका ये कि ये -5 से बड़ा होगा x का वैल्यू और -1 से छोटा होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं इंटरवल के फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसको भी मैं इंटरवल के फॉर्म में लिख सकता हूँ। मुझे तो क्या चाहिए, मुझे x का वैल्यू चाहिए। तो इसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है। इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखते हैं हम 1,5 कॉमन ब्रैकेट, और इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे हम कितना, -5, -1, ठीक है। तो अल्टीमेट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, अल्टीमेट आंसर होगा इन दोनों का मिश्रण, मतलब यूनियन। तो x बिलोंग्स टू -5, -1 यूनियन 1,5। तो छोटा वैल्यू हमने पहले लिखा, ये माइनस वाला वैल्यू पहले लिखा, फिर पॉजिटिव वाला वैल्यू लिखा, ठीक है। अच्छा, ठीक है जी, समझ में तो आ गया होगा। लेकिन ये क्राइटेरिया, मतलब लेट करने का जो क्राइटेरिया है, ये तभी पॉसिबल है जब सिर्फ और सिर्फ मॉड के अंदर x वाला वेरिएबल होगा और बाकी बाहर में कोई भी वेरिएबल नहीं मौजूद होगा। अब देखो एक और क्वेश्चन जिसमें मौजूद होगा तो क्या करना है। अगर ऐसा होता है मॉड x + 2 - x/x <2, तब क्या करना है, तब इसका करने का तरीका बदल जाएगा। और थोड़ा ध्यान से सुनना, बिकॉज मॉड्यूलस इनइक्वालिटी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, बिकॉज इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। इसलिए इसको इग्नोर ना करें और इसको अच्छे से समझें, ठीक है भाई साहब। चलो, तो इसको मैं अभी आपको बता देता हूँ कैसे करना है इसको। तो देखो, मॉड के अंदर x है और इसके अलावा भी बाहर भी x के वाले वेरिएबल्स हैं, तो हम इसमें अभी लेट एज्यूम नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना होगा, मॉड के अंदर के वैल्यू को 0 करना होगा। मॉड के अंदर के वैल्यू को 0 किया तो x का वैल्यू क्या आ गया, -2। -2 को नंबर लाइन में प्लॉट किया तो इसने नंबर लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इसका मतलब 2 केसेस बनेंगे, ठीक है। केस 1, देखने में सब कुछ सेम प्रोसीजर ही है, ठीक है। मॉड के अंदर के वैल्यू को 0 करने का प्रोसीजर इज़ सेम थ्रू आउट दिस चैप्टर। तो पहला केस 1 में हम एज्यूम करते हैं x का वैल्यू <-2 है, ठीक है। और मन ही मन -2 से छोटा वैल्यू लेते हैं, -3 ले लेते हैं। इसको यहाँ पर पुट करेंगे सिर्फ और सिर्फ, याद रहे -3 का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ मॉड के अंदर के x में पुट करना है, बाहर के नहीं, ये ध्यान रहे। तो इसके अंदर का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसके अंदर का वैल्यू हो गया -1, नेगेटिव है तो मॉड हटाऊंगा तो इस पूरे टर्म के सामने एक माइनस आ जाएगा, ठीक है कि नहीं बताओ, जी हाँ। तो मॉड हटाया तो सामने एक माइनस साइन आ जाएगा, इससे डिवाइडेड बाई x <2, -x -2x -2/x <2। और यहाँ से आपका, बिकॉज डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है वेरिएबल, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो 2 को हमें मजबूरन लेफ्ट हैंड साइड में लाना पड़ेगा। -2x -2/x -2 <0, -2x -2 -2x एलसीएम ले लिया हमने x, ठीक है, <0। यहाँ से क्या वैल्यू आएगा, -4x -2/x <0। यहाँ से -2 कॉमन ले लेते हैं तो रहेगा x + 1/x <0, सॉरी x नहीं होगा, 2x होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, ओके। इसके बाद -2 का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो या फिर रख सकते हो ऐसा, कुछ भी ऐसा मतलब इतना नेसेसिटी नहीं है, आप ऐसे रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे भी। अच्छा जी, अब इसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा ये हम बाद में निकालेंगे, बिकॉज हमारे यहाँ पर बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, ओके। अच्छा, तो इसको हमें एक साथ देखना है, लेकिन आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, अभी एक्चुअली काम कर सकते हैं, हम इसको कर लेते हैं, चलो यहाँ पर ही कर लेते हैं, वी कर्व मेथड से।
ठीक है। हमें अभी यहाँ से x का वैल्यू निकालना है वेवी कर्व मेथड से, इसलिए हम इसको निकाल रहे हैं। देखो तो सिंपली इसको क्या करना है, x के बराबर 0 के बराबर करो तो x का वैल्यू -12, ठीक है। अच्छा, और इसको 0 के बराबर करोगे तो x का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू यहाँ पर सॉरी -12 होगा ना, पहले -12 फिर आपका 0, और फिर आपको इसको इस वाले क्राइटेरिया से भी मैच करना है, ठीक है, कि -2 से छोटा होना चाहिए। तो -2 भी यहाँ पर मैं इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 3 केसेस, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है, गलतियाँ नहीं करनी है इसमें। -2 आ गया, ठीक है। अब आप सिंपली क्या करना है, अब आपको सिंपली सबसे पहले तो पूरे क्वेश्चन के सामने एक माइनस साइन है, ठीक है ना, पूरे क्वेश्चन के सामने एक माइनस साइन है। तो आप क्या करेंगे, तो आप एक्चुअली इनको क्रॉस मल्टीप्लाई ना कीजिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें, इसको ऐसे सॉल्व करें। तो माइनस आ गया, 0 कहाँ से मिला था, यहाँ से, पावर में नेगेटिव है, सॉरी पावर में ऑड है, 1 है, मतलब ऑड साइन चेंज, माइनस आप यहाँ से आया था, इसमें भी पावर में ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका और -2 से, तो -2 से यहाँ पर नहीं आया था, है ना, -2 क्या यहाँ से आया था, कहीं से नहीं आया था। -2 तो हमने कहाँ से लिया था, -2 हमने यहाँ से लिया था, तो इससे -2 में और कोई साइन चेंज नहीं होगा, बल्कि हमें -2 में एरो देना है। कैसे, -2 से छोटा, हाँ, -2 से x का वैल्यू छोटा है, तो एरो ड्रॉ करो, -2 से छोटा है मतलब ऐसा, ठीक है। अच्छा, और इस वाले पार्ट से कौन सा वाला पार्ट का हमारा आंसर है, -<0 मतलब क्या, माइनस वाला पार्ट, तो माइनस वाला पार्ट यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है ना। अच्छा, एक्चुअली माइनस वाला पार्ट यहाँ पर भी है, ठीक है, ये पूरा पार्ट आपका माइनस हो जाएगा, ओके, बिकॉज माइनस मतलब -12 से शुरू करके अप टू -∞, जितनी भी वैल्यूज़ अगर देते हो x की जगह पर तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा वैल्यू आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखो कौन सा पार्ट डबल शेड हो रहा है, एरो से लेकर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी डबल शेड हो रहा है। कहाँ से शुरू हो रहा है डबल शेडिंग, -2 से लेकर अप टू -∞ तक डबल शेडिंग हो रहा है, ठीक है। तो इसको कुछ ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, रुको, ऐसे आएगा, ये जाएगा 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 अप टू दिस, ओके। तो यहाँ से हमें x के कुछ वैल्यूज़ मिल चुके हैं, जो कि है x बिलोंग्स टू -∞, -2, मतलब हमने तीनों केसेस यहाँ पर सेटिस्फाई कर लिए हैं कि यहाँ से हमने x के वैल्यूज़ निकाले नेगेटिव वाले पार्ट के, ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये वाला पार्ट नेगेटिव के। लेकिन साथ ही साथ हमें इसके साथ भी एग्रीमेंट करना है कि इसके साथ हमने जो एज्यूम किया था कि x का वैल्यू -2 से छोटा होगा, उसी पार्ट को भी हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया है, नंबर हमने बिठा दिया है, ठीक है। तो जो जगह पर हमने डबल शेडिंग कर लिया है वही हमारा x का वैल्यू होगा, सोल्यूशन होगा। तो वो यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा होगा कि डबल शेडिंग कहाँ पर हुआ है, ठीक है ना, डबल शेडिंग यहाँ पर हुआ है। तो डबल शेडिंग यहाँ पर हुआ है तो हम इसको शेड कर लेते हैं, ओके। ये तो केस 1 का आंसर है भाई, ये केस 2 है अभी भी, है ना। तो केस 2 देखो, एक और क्वेश्चन करवाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। केस 2 क्या होगा, केस 2 है -2 से बड़ा x का वैल्यू लेते हैं, लेट x का वैल्यू बड़ा है आपका -2 से, ठीक है भाई, ये समझ में आ गया, ओके। अब हमें क्या करना है, मन ही मन सोचना है, -2 से बड़ा वैल्यू, -1 0, सोचो, सोचने के बाद यहाँ पर पुट कर दो, 0 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। तो मॉड हटाओगे तो कोई चेंज होगा क्या साइन में, नहीं होगा, तो मॉड हटा दो, सिंपल मॉड हटा दो। तो x + 2 - x/x कितना हो गया ये, हाँ, <2, ये कट गया, 2/x - 2 <0, ठीक है, बिकॉज डिनोमिनेटर में वेरिएबल है तो हमें मजबूरन इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाना पड़ेगा। इसके बाद देखिए 2 - 2x/x <0, माइनस कॉमन ले लेते हैं, अच्छा -2 कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा x - 1/x <0। वे भी कर्व लाते हैं, तो इन सब वैल्यूज़ को 0 करते हैं,
तो यहाँ से वैल्यू आएगा क्या 1 और यहाँ से आएगा 0। तो पहले हमने लिखा 0 फिर 1, ओके। अच्छा, फिर सबके सामने एक माइनस साइन है तो माइनस साइन बैठेगा यहाँ पर, फिर ऑल्टरनेट साइन चेंज बिकॉज पावर ऑड है। अब हमें ये क्या करना है, शेड करना है कौन सा वाला पार्ट, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वाला पार्ट। तो ये पार्ट आपका नेगेटिव है, ठीक है, ये अप टू इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है, ये अप टू इन्फिनिटी सॉरी माइनस इन्फिनिटी जाएगा, और नेगेटिव पार्ट ये है, ये भी आपका अप टू इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम प्लॉट करेंगे अपना ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ऐसे करना अच्छा होगा, -2 प्लॉट करो, -2 आपका यहाँ पर होगा, -2 आपका यहाँ पर होगा, ऑब्वियसली बात है। -2 प्लॉट करने के बाद क्या लिखा है, ग्रेटर देन 0 मतलब कौन सा पार्ट, कहाँ जाएगा, ये एरो ऐसे जाएगा, है कि नहीं, जी हाँ ज़रूर जाएगा। तो कहाँ पर डबल शेडिंग हो रहा है, ठीक है, जहाँ पर येलो भी है और ग्रीन का भी शेडिंग है, तो कौन सा पार्ट है, देखो ये वाला पार्ट, जहाँ पर आपका येलो भी है और ग्रीन भी है, तो ये वाला पार्ट हमारा आंसर होगा। सिमिलरली ये वाला पार्ट से लेकर शुरू करके अप टू दिस इन्फिनिटी, ये आपका पूरा पार्ट शेडेड हो रहा है, ठीक है, ये आपको पता चल गया है। तो आपका ये वाला पार्ट एक सॉल्यूशन होगा और ये वाला पार्ट से लेकर अप टू इन्फिनिटी एक सॉल्यूशन होगा, लिखिएगा ज़रूर, ठीक है। कौन सा पार्ट डबल शेड हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला पार्ट डबल शेड हो रहा है और ये वाला पार्ट आपका डबल शेड हो रहा है। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ कौन सा पार्ट डबल शेड होगा, ये वाला पार्ट आपका डबल शेड होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर डबल शेडिंग मैंने इसको पिंक कलर से नोट कर दिया है। अब यहाँ से कौन से वैल्यूज आ जाएंगे एक्स के, एक्स बिलोंग्स टू, पहला तो भाई -2 से लेकर -0 तक, -2 से लेकर -0 तक, फिर यूनियन 1 से लेकर अप टू इन्फिनिटी, 1 से लेकर अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है लेकिन आपको करना पड़ेगा। अच्छा, देन केस 1 से ये पार्ट आया, केस 2 से ये पार्ट आया, सबको कंबाइन करेंगे तो हमारा कंबाइंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा रुको रुको रुको, उससे पहले इक्वल टू किसी के साथ दे दो भाई, इक्वल टू किसके साथ दोगे, इक्वल टू इसके साथ दे दो, ठीक है, इक्वल टू। तो इक्वल टू देने के लिए तो यहाँ पर 2 जो होगा यहाँ पर थर्ड ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि -2 नहीं सॉरी -2 यहाँ पर इंक्लूड है तो थर्ड ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। अच्छा जी, समझ आ गया है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कॉम्बाइंड आंसर, ओके, कॉम्बाइंड आंसर यहाँ लिखता हूँ। पहले केस से आया था -∞, -2 यूनियन, दूसरे केस से थर्ड ब्रैकेट -2, 0 यूनियन 1, इन्फिनिटी। तो देखो सेम वैल्यूज़ है, थर्ड ब्रैकेट कॉमन ब्रैकेट, मतलब मैं डायरेक्ट यहाँ से लेकर इस वैल्यू को लिख सकता हूँ, इन दोनों वैल्यूज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है डायरेक्ट, ठीक है। तो कॉम्बाइन हो जाएगा -∞, 0, ठीक है, यूनियन 1, इन्फिनिटी, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया हो तो बढ़िया बात है भाई, अगर समझ नहीं है आया है तो एक और क्वेश्चन करते हैं तो समझ आ जाएगा सिंपली, ठीक है। तो सब कुछ को हमें एकदम देखते हुए चलना है, ठीक है, सब वैल्यूज़ को हमें देखते हुए चलना है, ओके। तो अभी मैं इसको ये वाला वैल्यू देता हूँ, रुको ये वाला केस दूंगा तो ज़्यादा बड़ा होने जाएगा ना, अच्छा है वैसे, बड़ा केस है तो अच्छी बात है, तो वो करते हैं, ठीक है। देखो इसमें 4 केस बनेंगे, बता रहा हूँ पहले से ही, बिकॉज 3 मॉड है तो 4 केस बनेंगे। क्वेश्चन, mod x + 1 प्लस mod x - 2 माइनस mod x > 2। क्या करना होता है, मॉड के अंदर के वैल्यूज़ को 0 करना होता है और नंबर में प्लॉट करना होता है और देखना होता है कि कितने पार्ट्स में इसने डिवाइड किया है, उतने ही केसेस बनेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज़ आएंगे, अगर मॉड के अंदर के वैल्यूज़ को 0 करूँगा तो यहाँ से आपका आएगा -1, यहाँ से आपका 2 और यहाँ से 0, तो -1, 0 और 2, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिखा, तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो। 4 केस, ये वाला केस एक, ये दूसरा केस, ये तीसरा केस और ये चौथा केस।
4 केस है, चारों केस से हमारा आंसर निकलेगा। कुछ कुछ केस से नो सोल्यूशन भी आ सकता है, लेकिन मानता हूँ कि चारों से निकलेगा। पहला केस ध्यान से, एकदम ध्यान से समझे। पहला केस आपका -1 से छोटा, x का वैल्यू एज्यूम करते हैं -1 से छोटा। अब -1 से छोटा एक वैल्यू लो मन ही मन और वैल्यूज पुट करो और देखो साइन चेंज होता है कि नहीं। -1 से छोटा मतलब क्या, -2 पुट कर दो। यहाँ पर -2 पुट करोगे तो नेगेटिव आएगा साइन चेंज, यहाँ पर पुट करोगे नेगेटिव आएगा साइन चेंज, यहाँ पुट करोगे तो नेगेटिव साइन चेंज है। तो सब में साइन चेंज होगा, तो देखो क्या होगा, सबके सामने नेगेटिव आ जाएगा। -x+1 -x-2। अब इसके अंदर क्या था भाई, -2 लिया था हमने, मॉड के अंदर नेगेटिव है तो -2 के सामने फिर एक नेगेटिव आएगा, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव आपस में प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आपको समझना पड़ेगा। -2 ओके, -x +x कैंसिल और -x यहाँ से -1 और यहाँ पर +2 तो 1 और इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा। और यहाँ से आपका x का वैल्यू लेस इक्वल्स टू -1, ठीक है। साइन चेंज होगा बिकॉज बोथ साइड में माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज्ड। ये बात आपको एकदम जितना हो सके एकदम दिमाग में फिट करके रखना है, गलती नहीं करनी, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैंने कुछ गलती तो नहीं किया ये देख लेता हूँ सबसे पहले। यहाँ पर -1 और -+2 तो 1 और यहाँ पर 2 है तो ठीक है भाई 1 ही होगा, ठीक है। अच्छा ये रुको छोटा आ रहा है वैल्यू आए, -x-1 इसके बाद -x और यह +2 तो यहाँ पर 1, ठीक है भाई 1 आए। क्या बक रहा है, कुछ गलत तो नहीं कर रहा बार बार, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है। लेस इक्वल्स टू -1 यहाँ पर, ए भाई ज़रा देख के चलो, कैलकुलेशन में मिस्टेक लग रहा है मुझे भाई साहब। ए भाई यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा तो भाई चिंता किस बात की। यहाँ पर -x आएगा फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक से करके देखता हूँ, -x -1 -x ओए 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 ये आ रहा है ना, -x -1 +2 +1 कितना हो जाएगा, इतना नहीं आता क्या, इतना ही तो आता है ना। ए रुको -x, हाँ ठीक है, इसमें 2 है, ठीक है 2 हो जाता है यहाँ पर। तो अगर नंबर में मैं ड्रॉ करूँगा तो -1 यहाँ पर भी -1 ही तो रहेगा ना यहाँ पर, इसमें तो चेंज ही नहीं है। तो -1 से छोटा और बराबर -1 से छोटा यहाँ पर। अरे भाई साहब ये क्या हो गया, -1 से कुछ तो गलत हो रहा है, क्वेश्चन में कुछ गलत, ये मैच नहीं करेगा क्या इससे। एक्चुअली ये ठीक ही तो है, हमें तो इसके साथ इसको मिलाना है ना। तो हमारे पास क्या आया, -1 x का वैल्यू -1 से छोटा भी है और बराबर भी है, और यहाँ पर क्या बोला था कि x का वैल्यू -1 से छोटा होना चाहिए। तो क्या ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं अपने आप को, नहीं तो भाई साहब ये तो अपने आप को एकदम एग्रीमेंट हो रहा है। तो हमें ये वाला वैल्यू अपना क्या करना पड़ेगा, ये वाला वैल्यू अपना सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जितने भी आएंगे नंबर्स वो आपका सोल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा
कंफ्यूज हो गया था कि कैसे क्यों ऐसा आया। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया कि x का वैल्यू बिलोंग्स टू, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x वैल्यू -∞ से लेकर -1 तक आता है, ठीक है। इसको हमने क्या लिख दिया, इसको हमने इंटरवल के फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, तो केस 1 से ये आ गया, ठीक है, ओके। ये लो भाई, केस 2 आ गया है। केस 2 है -1 और 0, इक्वल टू का यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इक्वल टू के साथ आप इक्वल टू किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो -1 स्मॉलर इक्वल्स टू x स्मॉलर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब -1 और 0 के बीच में कोई भी नंबर चूज़ कर लो, ठीक है। तो सपोज़ हाँ -0.1 या फिर 7.5 कुछ भी ले लो, ठीक है। तो -0. अगर 1 लेते हो और इन सब को यहाँ पर पुट करते हो तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव, यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसके सामने साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन इसके साथ साइन चेंज होगा, इसके साथ भी साइन चेंज होगा, सिंपल। तो x + 1 नो चेंज, इसमें साइन चेंज होगा और इसमें भी साइन चेंज होगा, तो ये प्लस बन जाएगा, ये रहा 2, -x + x कैंसिल, ये क्या है, +1 और यहाँ पर +2 3, तो x + 3 इधर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, गॉट इट, ओके। अब हमें देखना है क्या ये और ये आपस में एग्रीमेंट बना रहे हैं या नहीं। इसको हम चेक करेंगे नंबर लाइन की मदद से, तो हमारा एकदम एक्यूरेट आंसर आएगा। ये क्या है, -1 और 0 है और यहाँ पर भी क्या है, -1 है, तो यहाँ पर -1 प्लॉट कर दिया, यहाँ पर 0 पुट कर दिया। ये है -1 से बड़ा और बराबर, और -1 से बड़ा मतलब एरो जाएगा आपका इस तरफ, अच्छा, और -1 से लेकर 0 के बीच में है तो आपका एरो जाएगा इस तरफ, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा आपका। तो कौन से जगह पर आपका डबल शेडिंग हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो रीजन है यहाँ पर आपका डबल शेडिंग हो रहा है -1, 0 पर, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर x का वैल्यू लिखना पड़ेगा बिलोंग्स टू थर्ड ब्रैकेट में -1, 0, बिकॉज इक्वल टू का साइन होती इसलिए, ठीक है। अच्छा, देन केस 2 हो चुका है, अब केस 3। तो केस 2 से भी वैल्यू मिला है हमें x का, और केस 2 से भी मिला है, केस 1 से भी मिला है। अब केस 3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, रोमन ना लिख कर ऐसे भी लिख सकता हूँ। अच्छा, 0 से x के बीच में, सॉरी 0 से 2 के बीच में x का वैल्यू, सो 0 और 2 के बीच में वैल्यू ले लो 1 पुट कर दो। इसमें कौन से जगह पर नेगेटिव आता है, कौन सी जगह पर पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव आएगा नो चेंज, इसमें नेगेटिव आएगा साइन चेंज, इसमें पॉजिटिव आएगा नो चेंज। सो इसमें नो चेंज, इसमें चेंज, इसमें नो चेंज, ठीक है, एकदम मस्त है, ओके। देन -x + x कैंसिल, फिर -x और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 - 2 -1 -1 सब जाएगा तो +3 ये आ जाएगा, ठीक है। ए भाई गलत हो गया क्या भाई, ए रुको रुको रुको, ए भाई ज़रा देख के चलो, 1 होगा बेटे, हाँ भाई ठीक है, अब ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये लो भाई, अब देखते हैं क्या ये इसके साथ एग्रीमेंट कर रहा है कि नहीं। तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे सिंपली, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि भाई नहीं मुझे लग नहीं रहा कि इसमें है कि नहीं, तो आप सिंपली ड्रॉ करो, जितने भी नंबर्स हैं उन सबको यहाँ पर नंबर में ड्रॉ करो, 0 1 2 3 0 1 2 है ना, 0 1 और 2। पहले इसको करते हैं, एरो देते हैं, x 1 से छोटा है, छोटा मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा सिंपली, और क्या बोला 0 से लेकर 2 के बीच में है, 0 से लेकर 2 के बीच में ये वाला पार्ट है, ठीक है। अच्छा, अब तुम बोलोगे कौन सा पार्ट डबल शेड हुआ, तो डबल शेड हुआ ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट देखो, इसमें भी आ रहा है और इस वाले एरो में भी आ रहा है, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका डबल शेड हुआ, तो इसमें सिंपली क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें सिंपली आपको लिखना है कि यहाँ से x का वैल्यू आपका 0, 1 होगा, और 1 के साथ क्योंकि
ये वाला देखो इक्वल टू का साइन है तो 1 के साथ आपका थर्ड ब्रैकेट लग जाएगा, और 0 के साथ क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है तो कॉमन ब्रैकेट लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है, साइन भी, ठीक है, ब्रैकेट्स भी ध्यान रखना है। ये भाई लास्ट केस है, देख लेते हैं। लास्ट केस, केस 4। केस 4 में क्या है भाई, 2 से बड़ा, तो x का वैल्यू आप 2 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो मन ही मन और पुट कर दो, और देखते हो कौन सा पॉजिटिव आता है कौन सा नेगेटिव। 2 से बड़ा 3, इसमें पुट करेंगे पॉजिटिव मिलेगा नो चेंज, इसमें पुट करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा नो चेंज, इसमें पुट करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा नो चेंज, मतलब किसी का भी साइन चेंज नहीं होगा इस बार। ओके भाई, मज़ा आ गया। चलो तो x+1 प्लस x-2 माइनस x, ठीक है, ग्रेटर इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से x का वैल्यू ये आ गया। अब क्या इन दोनों में कुछ मिलाव है, एग्रीमेंट है, नंबर लाइन की मदद से चेक करेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 2 और ये 3। 2 से बड़ा एरो इस तरफ जाएगा, 3 से बड़ा एरो इस तरफ जाएगा। तो कौन सा पार्ट सेम, यू कैन से डबल शेड हो रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो आपका यहाँ से लेकर आप टू इन्फिनिटी तक आपका डबल शेडिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि x का वैल्यू आपका बिलोंग करेगा 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। क्या 3 के साथ इक्वल टू का साइन है? जी हाँ, तो थर्ड ब्रैकेट लगाइए 3 के साथ, और इन्फिनिटी के साथ हमेशा कॉमन ब्रैकेट। अब इन सबको हम कॉम्बाइन करेंगे और कॉम्बाइन करके हमारा आंसर आएगा, ठीक है। चारों केस से आपका कॉम्बाइंड आंसर आएगा। लाल में लिखेंगे भाई आंसर। केस 1 से क्या आया था? -∞, -1 यूनियन। केस 2 से क्या आया था? कॉमन ब्रैकेट नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट -1, 0 स्क्वायर ब्रैकेट यूनियन। थर्ड केस से कॉमन ब्रैकेट 1, इसका भी यूनियन 1 का, हाँ। इसके बाद यहाँ से कितना आया था? यूनियन थर्ड ब्रैकेट 3, क्या कॉम्बाइन कर सकते हैं? जी हाँ, देखो -1 है, सेम वैल्यू है, ब्रैकेट थर्ड ब्रैकेट है, तो इसको छोड़कर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं -∞, 0। क्या इसमें भी सेम है? देखो यहाँ पर 0 है, सेम वैल्यू है, थर्ड ब्रैकेट कॉमन ब्रैकेट है, मतलब हमें डायरेक्टली क्या करना है? -1 इनको छोड़ देना है, 0 को भी छोड़ देना है, डायरेक्टली -∞, डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं, आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका कॉम्बाइन आंसर हो जाएगा आपका -∞, ये 1 थर्ड ब्रैकेट कॉमन ब्रैकेट यूनियन, बाकी का सेम रहेगा, ठीक है। 3, ये आपका आंसर हुई गवा। ये दो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कैसे आपको इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। प्रोसीजर सेम ही है, लेकिन इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेप क्या आ जाता है कि आपको थोड़ा बहुत अभी नंबर लाइन की मदद से चेकआउट करना है कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या मेरा ठीक होगा कि नहीं, क्या इनके बीच में कोई एग्रीमेंट है कि नहीं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। अच्छा, अब समझा। अच्छा, और 2 क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ क्वेश्चंस करके हमारा मॉडुलस फंक्शन का यू कैन से लेक्चर ख़त्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2, 3, 4 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आज क्योंकि टाइम होने वाला है ना, इसलिए मैं ज़्यादा करवाऊँगा नहीं आज, ठीक है। और तो इस क्वेश्चन को ज़रूर से जल्दी से कीजिएगा। अरे मॉड बन जाए मेरे भाई, हाँ। तो मॉड के अंदर फिर से मॉड x-2 -4 होल मॉड है, ठीक है। अरे होल मॉड है, लेस इक्वल्स टू 6 है, फाइंड x। प्रॉपर्टी यूज़ करो मॉड का, आज बताया था मैंने। इसको आपको होल x मानना है। होल x का मॉड लेस इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो कैसे लिखते हैं हम इसको ऐसे लिखते हैं कि -6 लेस इक्वल्स टू मॉड के अंदर फिर से सॉरी मॉड के अंदर -x-2 और ये -4 और ये ऐसा, ठीक है ना भाई, कि ये जो पूरा वैल्यू है ये इसके नेगेटिव वैल्यू से बड़ा होता है और इसके पॉजिटिव वैल्यू से छोटा होता है। ये लेस देन वाला केस है, ठीक है ना। अब क्या करना होता है? -4 है, इस तरफ भेजो,
साइन चेंज होगा, इस तरफ भेजो साइन चेंज होगा, देखो क्या होगा। -6 इस तरफ भेजेंगे तो +4 हो जाएगा, लेस इक्वल्स टू मॉड के अंदर x - 2। फिर -4 को इस तरफ भेजेंगे तो 6 + 4 हो जाएगा, तो इस तरफ -2 और इस तरफ आपका 10। अब मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, क्या फॉर्मूला दिया था बताओ? फॉर्मूला ये दिया था कि रुको -4 अगर इस तरफ होता है तो इस तरफ मैंने भेजा है, अच्छा कोई बात नहीं। तो अब हम ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, कहाँ गया? अरे कहाँ गया भाई, ये वाला, ठीक है। मॉड x है तो दोनों तरफ कांस्टेंट है कि नहीं? दोनों तरफ कांस्टेंट है, सो हम इसको लिख सकते हैं कुछ ऐसे कि ये रुको, ओ सॉरी, इस तरफ तो नेगेटिव है ना, इस तरफ पॉजिटिव है, तब हमने ऐसा नहीं लिख सकते, तब इसको सेपरेटली लिखना पड़ेगा। सॉरी, इनको हमें सेपरेटली लिखना पड़ेगा। तो जो टेक्निक मैंने बताया था वही करो। तो सबसे पहले इसमें लिख दो भाई -2 लेस इक्वल्स टू मॉड x - 2, और दूसरा बनेगा आपका मॉड x - 2 लेस इक्वल्स टू 10। दो केस बनेंगे। अच्छा, अब देखो इसको मैं साइड चेंज करता हूँ, तो मॉड x - 2 का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो मुझे बताओ, मॉड x - 2 का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू -2, इस इक्वल टू को इग्नोर करो। मुझे बताओ, क्या मॉड x - 2 का वैल्यू -2 से बड़ा होता है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि मॉड x - 2 का वैल्यू हमेशा -2 से बड़ा होगा। इट इज़ ऑलवेज ट्रू। तो यहाँ से हमें इसको और x का वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ से, बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड इट इज़ द यूनिवर्सल ट्रूथ कि मॉड कुछ भी हो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, नेगेटिव चीज़ों से बड़ा होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि मॉड का वैल्यू -2 से बड़ा ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया है, इसलिए इसमें ऑलवेज ट्रूथ आप लिख सकते हैं इसको, ऑलवेज ट्रू। तो इसमें हम और बात नहीं करेंगे इसके लेकर, ऑलवेज ट्रू होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें हमें और ताका झाकी करने की ज़रूरत नहीं है। ताका झाकी करेंगे हम इसमें दूसरे केस में, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज ट्रू, दिस इज़ ऑलवेज ट्रू। ताका झाकी करेंगे हम इस पर, इसमें क्या लिखेंगे इसको, तो इसको आप पूरा मॉड x मान सकते हैं। मॉड x लेस इक्वल्स टू 10, फॉर्मूला क्या होता है कि -10 से बड़ा होगा x का वैल्यू और 10 पॉजिटिव 10 से छोटा, तो -10 से छोटा होगा x - 2 का वैल्यू और पॉजिटिव 10 से छोटा, -10 से बड़ा पॉजिटिव 10 से छोटा। अब क्या करना है, फिर से वही 2 को इस तरफ भेजो, इस तरफ भेजो, इस तरफ भेजेंगे तो -10 + 2 लेस देन x लेस देन 10 + 2 हो जाएगा इस तरफ, -8 से बड़ा और 12 से छोटा आपका x का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका इक्वल टू का साइन भी दे दो, मैंने नहीं दिया, भूल गया मैं, ठीक है। यहाँ पर इक्वल्स टू बाई है तो आपको इक्वल्स टू देना पड़ेगा। अब भाई साहब इनको इंटरवल के फॉर्म में लिखिए तो अच्छा होगा, इंटरवल के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू -8, थर्ड ब्रैकेट, बिकॉज इक्वल टू का साइन है तो थर्ड ब्रैकेट है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो x का वैल्यू -8 से लेकर 12 तक जो भी वैल्यू बिठाओगे तो ये इनइक्वलिटी आपको सेटिस्फाई होता रहेगा। समझे कैसे हुआ? सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगाया, मॉड x अगर लेस देन कांस्टेंट होता है तो ये उसके माइनस वैल्यू से बड़ा होगा और उसके पॉजिटिव वैल्यू से छोटा होगा। फिर हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, करने के बाद हमने ये अलग इनइक्वलिटी लिखा और यहाँ से ये अलग इनइक्वलिटी लिखा।
और ये इनइक्वालिटी ऑलवेज ट्रू है कि मॉड समथिंग का वैल्यू हमेशा -2 से बड़ा होगा, ये ऑलवेज ट्रू है, ये ट्रू बात है, इसमें कोई ताकातकी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेन बात यहाँ पर आता है, ठीक है। यहाँ पर फिर से इसको मैं पूरा वैल्यू को मॉड एक्स मान लेता हूँ, तो फिर से मॉड एक्स लेस इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, तो ये इसके नेगेटिव वैल्यू से बड़ा होगा और इसके पॉजिटिव वैल्यू से छोटा होगा। इसके बाद यहाँ से हमने सॉल्व किया, करने के बाद आपका एक्स का वैल्यू आ गया, सिंपल, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिएगा। इसमें एक बात आपको नोटिस करना है, ठीक है, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको खुद इसको ट्राई करना है। अभी ट्राई इट आउट, कोई भी मतलब अगर गलती होती है तो आपको थोड़ा सा मतलब निराश नहीं होना है, गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना छोड़ना नहीं है कि भाई गलती हो गया भाई मुझे यार प्रैक्टिस नहीं करना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। डोंट गिव अप, ओके। अच्छा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो और आंसर मिलाओ कि आंसर करेक्ट हुआ कि नहीं, ठीक है। अच्छा, तो वो आई होप तुमने कर लिया होगा एकदम, आई गेस, वीडियो को पॉज करके, ओके। अगर नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, देखो, तो इसको हम सेपरेटली मॉड कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला भी है कि अगर मैं मॉड एक्स प्लस एक्स बाई वाई का होल मॉड करता हूँ तो मैं इनका सेपरेटली भी मॉड कर सकता हूँ, ठीक है भाई साहब। तो इसको मैं सेपरेटली मॉड करता हूँ, ओके। अब क्या करना होगा मुझे बताओ, ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव है? तुम बोलोगे भाई ये तो पूरा मॉड का वैल्यू है और मॉड हमें ऑलवेज पॉजिटिव देता है, तो हमें पता है कि अंदर अगर नेगेटिव भी होगा तो हमें चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई साहब। क्यों? बिकॉज मॉड हमें क्या कर देगा, उसी नेगेटिव को पॉजिटिव बनाकर भेजेगा। तो डिनोमिनेटर में ऑलवेज पॉजिटिव है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाएंगे फाइनली, है ना, कि भाई इनइक्वालिटी में भी कभी ना कभी क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मन होता है लेकिन कर नहीं पाते, लेकिन अब हम इसको कर पाएंगे बिकॉज डिनोमिनेटर में आपका क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो लिख देता हूँ कि x - 2 का जो वैल्यू है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ओके। इसके बाद अब क्या करें भाई साहब, बोथ साइड में होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, बोथ साइड में होल स्क्वायर करो। होल स्क्वायर करोगे तो मॉड, अब मुझे बताओ अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि मॉड एक्स होल स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स का स्क्वायर मॉड, ठीक है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा, ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ये x - 1 का ही स्क्वायर होगा, या फिर इसको ऐसे समझो कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब अगर मैं मॉड एक्स का होल स्क्वायर करता हूँ तो वो एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मॉड एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, बिकॉज मॉड एक्स का स्क्वायर जो वैल्यू होगा वही वैल्यू आपका एक्स स्क्वायर का भी होता है। अगर आप माइनस भी लेते हो प्लस भी लेते हो तो सेम ही वैल्यू आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी से हम इसका रिलेशन हम निकालते हैं। फिर देखो होल स्क्वायर करता हूँ दोनों साइड में, तो होल स्क्वायर कर देता हूँ दोनों साइड में, तो x - 1 का होल स्क्वायर और 2 इंटू मॉड का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर - 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 4 इंटू एक्स स्क्वायर - 4x प्लस 4, ठीक है। सिंपली a माइनस बी होल स्क्वायर कर दिया हमने, मॉड हट जाएगा, ठीक है भाई साहब। तो x स्क्वायर - 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 4x स्क्वायर - 16x प्लस 16, ये क्लियर है? अच्छा जी, अब हम क्या करें, अब हम इसको लिख सकते हैं -3x स्क्वायर और इधर लिख सकते हैं इसको प्लस 14x और इधर लिख सकते हैं -15, ये ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, माइनस कॉमन लेना चाहता हूँ। तो माइनस कॉमन लेने के लिए माइनस कॉमन ले लिया है तो हो जाएगा 3x स्क्वायर - 14x प्लस 15 ग्रेटर देन 0। अब मैं माइनस को बोथ साइड में मल्टीप्लाई करूँगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, तो 3x स्क्वायर - 14x प्लस 15 आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा,
इसको हम क्या कर सकते हैं, अभी इसको हम अभी प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। तो 15 और पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 45 मिलेगा। 45 को हम लिख सकते हैं 9 और 5। ठीक है, और प्लस साइन गिवन है, तो 9 और 5 को प्लस करेंगे तो 14 आ जाएगा। देखो 14 आ गया, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 5, सॉरी x नहीं, 3x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 लेस इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैंने डायरेक्ट फैक्टर में इसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तुम चाहे तो इसको स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। अब क्या लगाना है भाई, वेवी कर्व लगा दो, सिंपल वेवी कर्व लगाओ। तो इसको 0 करेंगे तो आएगा 5/3, इसको 0 करेंगे तो आएगा 3। तो 5/3 इज़ लेस देन 3, तो ये आएगा और ये 3 आएगा। सबके सामने पूरा इनइक्वालिटी के सामने प्लस साइन है, तो प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेटिव साइन चेंज होगा बिकॉज सबका पावर में ऑड है। अच्छा, फिर हमें लेस देन वाला लेना है भाई। लेस देन मतलब नेगेटिव वाला पार्ट या फिर पोर्शन, तो ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, कॉमन ब्रैकेट 5/3, 3। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, 5/3 और 3 के बीच में 2 जो है वो आ रहा है कि नहीं बताओ? जी हाँ, आ रहा है। लेकिन 2 आने से क्या हुआ भाई, क्या नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि अगर x का वैल्यू 2 हो गया, जो कि इसके इस रेंज के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पर अगर x का वैल्यू 2 हो गया तो डिनोमिनेटर में आपका क्या आ जाएगा, 2 - 2 0 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में जब 0 आ जाएगा तब ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्या नॉट डिफाइन कभी भी ग्रेटर देन 2 हो सकता है क्या? नॉट डिफाइन तो बहुत ह्यूज वैल्यू है, ठीक है, जिसको हम इन्फिनिटी मानते हैं फिजिक्स में। ठीक है ना भाई? तो इसीलिए इन्फिनिटी इज़ बिगर वैल्यू देन 2, तो दिस इज़ नॉट ट्रू, सॉरी दिस इज़ क्या बोलते हैं इसको, मतलब 0 तो नॉट डिफाइन एक्चुअली एक बड़ा वैल्यू है कि नहीं तो हमें नहीं पता, लेकिन एक्चुअली अगर हम मानते हैं कि एक बड़ा वैल्यू है या नहीं है, तो इस सब बातों पे हम टाइम वेस्ट ना करके हम सिंपली ये देखेंगे कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड होता है, और नॉट डिफाइन का वैल्यू हमें नहीं पता, तो वो क्या 0 से 2 से बड़ा है या छोटा है हमें नहीं पता। ठीक है, अगर इन्फिनिटी आता तब तो हम बोलते हैं कि हाँ भाई इन्फिनिटी का वैल्यू आपका 2 से बड़ा है, लेकिन नॉट डिफाइंड का वैल्यू आपका बड़ा है या छोटा है ये डिफाइंड नहीं है, इसीलिए x का वैल्यू 2 नहीं आना चाहिए। अब क्या करें भाई साहब? अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली आपको लिखना पड़ेगा माइनस कर्ली ब्रैकेट में आपको 2। अब तुम बोलोगे भाई कर्ली ब्रैकेट क्यों लिया है? कर्ली ब्रैकेट का अर्थात होता है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू है और वो है 2, 2 के अलावा और कुछ वैल्यू नहीं है। जबकि कॉमन ब्रैकेट का मतलब होता है 3 और 5 को छोड़कर इनके बीच में जितनी भी रियल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट हम तभी देते हैं जब हम सिर्फ और सिर्फ इसी एलिमेंट को मीन कर रहे होते हैं। सिंपल है, समझ आया कि डिनोमिनेटर आपका नहीं होना चाहिए। तो x - 2 का 2 में आपका, ठीक है, इसका वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। डिनोमिनेटर में अगर x का वैल्यू 2 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा। नॉट डिफाइन का वैल्यू हमें नहीं पता 2 से बड़ा है या छोटा है, ठीक है ना, इसलिए। अच्छा जी, आप समझ आया? तो ये वाला पार्ट अगर आपने मिस नहीं किया है तो वेरी गुड, अगर आपने मिस कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सीखते रहोगे तो और भी सीखोगे। ठीक है, सीखने का जो यू कैन से वन काइंड ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है, वो रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे सब आता है भाई, मैं क्यों सीखूं भाई, ठीक है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ सबसे, मुझे सब कुछ आता है। तो ऐसा माइंडसेट नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने माइंड को ओपन रखा करो कि अगर कुछ भी नॉलेज मुझे मिलता है कहीं से भी, एक इलिटरेट पर्सन से भी अगर मुझे कुछ नॉलेज मिल रहा है या फिर एक लिटरेट पर्सन से भी मुझे अगर नॉलेज मिल रहा है, तो उस नॉलेज को ग्रैब करने की तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो इलिटरेट है तो मैं उसका बात नहीं सुनूंगा, उसका नॉलेज में गेन या फिर ग्रैब नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा माइंडसेट होगा तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे कभी भी। तुम्हारे अंदर एक ना एक यू कैन कमियाँ रह जाएगा। क्या कमी? कि तुम यू कैन से वन काइंड ऑफ
क्या कहेंगे भाई इसको, क्रिटिक बन जाओगे, क्रिटिक। तुम किसी को भी क्रिटिसाइज़ करने लगोगे कि भाई मुझे तो सब कुछ आता है, इसको नहीं आता, ठीक है ना, इसे कुछ नहीं आता, इसको ये वाला पार्ट नहीं आता, ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, ये वाला चैप्टर समझ में नहीं आता, ये इसको समझा नहीं पाता ठीक से, ये ठीक से पढ़ नहीं पाता, ये ठीक से खेल नहीं पाता। तो डोंट बी ए क्रिटिक, ओके। अगर तुम्हें सब कुछ आता भी है तो तुमको फिर भी सुनना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुमको ऐसा नहीं कि तुमको सब कुछ आता है तो तुम क्लास ही नहीं करोगे, तुम कुछ पढ़ोगे नहीं क्योंकि तुमको सब आता है, ठीक है ना। तो ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। अहंकार और ये सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखना है और हमेशा अपने माइंड को और हमेशा अपने आप को ये समझाना है कि भाई कोई भी हो, मुझे उससे क्या करना है, कुछ ना कुछ नॉलेज अगर मिलता है तो उस नॉलेज को ग्रैब करना है, एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। हो सकता है वो नॉलेज किसी इलिटरेट पर्सन ने दिया हो या फिर लिटरेट पर्सन ने दिया हो, चाहे वो किसी महान इंसान ने दिया हो या फिर कोई नॉर्मल सिटीज़न ने दिया हो। हर किसी का नॉलेज, हर किसी का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है और हर किसी का पर्सपेक्टिव को रेस्पेक्ट करना होता है और उसको समझना होता है कि उसके पर्सपेक्टिव से चीज़ें कैसे होती हैं। उसके पर्सपेक्टिव से सपोज़ चीज़ें कुछ इस तरह चल रही है जो तुम नहीं देख पा रहे हो, लेकिन वो देख पा रहा है उसके पर्सपेक्टिव से, है ना, POV जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम यहाँ पर अंत करते हैं इस लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर आपका लास्ट लेक्चर होगा इस पर, ठीक है, बेसिक्स पर। तो देखो ये बहुत हमने सीख लिया है मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में, बहुत कुछ हमने देखा, ग्राफ देखा, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने देखी हैं, ठीक है। जिस मॉड से हमें डर था पहले, वो डर मैं उम्मीद करता हूँ मैं ख़त्म कर पाया, आपसे दूर भगा पाया उस डर को। तो इसी के साथ मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। उम्मीद करूँगा आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं और बहुत लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे मिलते हैं जो मुझे अच्छा लगता है। बहुत मुझे खुशी होती है कि लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरे एक्सप्लेनेशंस समझ में आ रही हैं और साथ ही साथ जो पॉजिटिव कमेंट्स मुझे मिलता है तो मुझे मोटिवेशन भी मिलता है कि मैं और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को आपको मैं बिल्डअप करवा दूं और भी अच्छे से एक्सप्लेनेशंस और कंटेंट मैं आप लोगों को प्रेजेंट कर पाऊँ। वेल, इसे के साथ हम यहाँ पर अलविदा करते हैं और लेते हैं आपसे। उम्मीद करूँगा आप लोग कोऑपरेट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर को भी। नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी का स्वागत रहेगा। तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल अगेन।